हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। देखिए, एनवायरमेंट पीटी 365 का वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिएगा, उस पे कमेंट भी करिएगा और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ करिएगा। ठीक है? अब हम आज कवर करेंगे पीटी 365 ऑफ इकोनॉमी। तो देखिए, इकोनॉमी में आप देखेंगे कि इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें क्वेश्चन सारे फंडामेंटल्स आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड आते हैं, बट उनको हमेशा ही स्टैटिक से लिंक करके पूछा जाता है। तो जब तक आपके स्टैटिक कांसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक थोड़ा-सा टफ हो जाएगा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करने में। तो वो स्टेटमेंट कैसे फ्रेम होता है? तो आप देखेंगे क्या होगा कि वो एक जो करंट में इवेंट कुछ हुआ है, उसका 1 पॉइंट आपको दे देंगे। बाकी 2 पॉइंट तो बेसिकली वो टेस्ट आपके फाउंडेशन और फंडामेंटल्स की कर रहे होंगे। तो हमारा पर्पज़ क्या है कि हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी हम फिर करंट पे ध्यान देंगे। तो हमारा अप्रोच भी वही रहेगा कि करंट में जो भी हुआ है, जो भी इवेंट चल रही हैं, उनको हम स्टैटिक से लिंक करके पढ़ेंगे यहाँ। उससे कैसे स्टैटिक से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कैसे स्टैटिक से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से यूपीएससी ट्विस्ट कर सकता है, पहले यूपीएससी ने कैसे पूछा है, ये सब चीज़ें भी हम इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप थोड़े से पीवाईक्यू देखिए। जैसे कि यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ। तो ये देखिए आप समझ में आ रहा है कि कैसे पूछ रहा है वो, टोटल स्टैटिक क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो ये भी आप समझ रहे हैं कि न्यूज़ में था, बट कंसेप्चुअल पार्ट है इसके अंदर भी। ये प्रॉपर स्टैटिक का है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट हम ये सब देखेंगे, करंट मार्केट कौन सा होगा, कैपिटल मार्केट कौन सा होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट कैपिटल के होंगे। अब विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने। स्विफ्ट क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इन 4 क्वेश्चंस का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हम स्टार्ट करते हैं हमारे फंडामेंटल से। तो सबसे पहले 2 टाइप के टूल्स होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स। अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है देखिए। क्वांटिटेटिव टूल्स में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैंक क्वांटिटी को रेगुलेट कर रहा है और क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर क्वालिटी को रेगुलेट किया जा रहा है। अब क्वांटिटी मतलब कि हमको बैंक्स को ज़्यादा लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा, तो ज़्यादा लोन दे पाएँगे। व्हेरेas इन क्वालिटी में कि किस सेक्टर में ज़्यादा लोन देना है, किसको इनको टारगेट करना है, किस फील्ड में आरबीआई चाह रहा है कि लोगों को ज़्यादा लोन मिले। तो यहाँ से क्वालिटी कि किस टाइप के पर्सन को लोन दिया जाना चाहिए, उसको रेगुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे कितना लोन देना चाहिए, क्वालिटी को रेगुलेट कर रहे हैं। ये दोनों बेसिक डिफरेंस है। अब क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर सबसे पहले आता है एक रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? देखिए, अब हम जानते हैं कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आरबीआई इज़ कंसिडर्ड एज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। लास्ट रिसॉर्ट। अब देखिए, ये चीज़ आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन्ड है। वहाँ से यूपीएससी ने डायरेक्टली उठाया था। लास्ट रिसॉर्ट का लेंडर इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई बैंक है, उसका परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, तो फिर क्या होगा? ना तो कोई उनको मार्केट से लोन देना चाह रहा होगा, ना ही कोई अदर बैंक उनको लोन देना चाह रहा होगा। तो एट द एंड कौन सामने आएगा उनकी हेल्प करने के लिए? दैट इज़ आरबीआई। इसलिए आरबीआई को लास्ट रिसॉर्ट का लेंडर बोल रहे हैं। अब रेपो रेट क्या होती है? जिस पे आरबीआई लोन दे रहे हैं किसको? बैंक्स को। तो अगर मान लीजिए कि आरबीआई को क्वांटिटी क्या करना है? बढ़ाना है, तो क्या करेगा वो? सस्ते दाम पे लोन देगा। अगर सस्ते दाम पे लोन दे रहा है, तो क्या होगा? ज़्यादा बैंक्स लेंगे। अब बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो ज़्यादा वो क्या कर पाएँगे? लेंड कर पाएँगे और ज़्यादा मार्केट में, इकोनॉमी में बूस्ट आ जाएगा। अगर आरबीआई मान लीजिए कि चाह रहा है कि वो कम लोन दें, बिकॉज़ मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या कोई चीज़ ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, तो वो क्या करेगा? लोन को महँगे कर देगा। अगर लोन उसने महँगे कर दिए, तो लोन महँगे कर दिए तो क्या हो जाएगा? महँगे में मिल रहे होंगे, तो बैंक्स लोन लेना नहीं चाह रहे होंगे, बैंक्स लोन लेना नहीं चाह रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? बैंक्स के पास मनी कम होगा, बैंक के पास मनी कम होगा, तो वो लेंड भी कम करेंगे। इस तरीके से वो क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा आरबीआई। अब नेक्स्ट इज़ रिवर्स रेपो। तो रिवर्स मतलब क्या हो रहा होगा? रेपो का उल्टा हो रहा होगा। यानी कि इस टाइम पे क्या हो रहा होगा? बैंक्स बोरो कर रहे होंगे फ्रॉम आरबीआई, ठीक है? सॉरी, इस टाइम पे क्या हो रहा होगा? आरबीआई बोरो कर रहा होगा फ्रॉम द बैंक्स। इस केस में क्या हो रहा था? आरबीआई लेंड कर रहा था, इस केस में आरबीआई खुद बोरो कर रहा है। अब देखिए, आरबीआई क्यों बोरो करेगा? अब मान लीजिए कि आरबीआई इसलिए बोरो करेगा कि आरबीआई बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसने इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा दिया है। अब इंटरेस्ट रेट अगर उसने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है, तो देखो आरबीआई का डिफ़ॉल्ट करने का चांस इज़ वेरी मिनिमल। सोवरेन पे बैकिंग है उसके पास। तो अगर स्टेट फेल हो जा रहा है या पूरी कंट्री फेल हो रही है, तब जाके आरबीआई डिफ़ॉल्ट करेगा। और उसमें अगर उनको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, तो क्या होगा? वो कस्टमर्स को लोन नहीं देंगे। वो किसको लोन देंगे? बेसिकली आरबीआई में पैसा डिपॉज़िट करेंगे, बिकॉज़ सिक्योर भी है। उनको ना वसूली की दिक्कत, ना कोई दिक्कत, ना एनपीए का इश्यू, सीधा आरबीआई से इंटरेस्ट लेते रहेंगे।
बट अगर मान लीजिए कि आरबीआई चाह रहा है कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो, तो आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा भाई तुम जो मेरे पास पैसा रखोगे उन पे मैं तुमको बहुत कम ब्याज दूँगा। अगर बहुत कम ब्याज हो जाएगा, तो क्या होगा, बैंक सोचेंगे अरे आरबीआई पे रखने के पास हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हमारे खर्चे ही नहीं चल रहे, तो बोलेंगे आरबीआई के पास पैसा नहीं रखेंगे। अब आरबीआई के पास नहीं रखेंगे, तो खुद के पास रखेंगे, तो भी उनको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, लेंड करेंगे। इस तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज़ करता है आरबीआई। नेक्स्ट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी मतलब क्या है कि लीगल है। कुछ परसेंटेज बैंक्स के पास जो भी उनके पास पैसा आ रहा है, वो क्या करना पड़ता है उनको इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट लाइक गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड के फॉर्म में उनको रखना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी आ गई और बैंक ने सारा लोन में पैसा दे रखा है, उसके पास ₹100 आए, उसने 100 के 100 लोन में दे दिए, तो क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, तो कुछ तो होना चाहिए जिसपे इमरजेंसी के टाइम पे डील किया जा सके। तो इसलिए बैंक्स को कुछ इनके लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है, सो दैट कभी भी उसको कन्वर्ट करके वो अपनी इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ₹100 आए और उनको एसएलआर में मैंडेटरी रखना है लिक्विड एसेट्स के अंदर पिछत ₹25, ठीक है? अब मान लीजिए कि आरबीआई चाह रहा है कि लोन ज़्यादा इंक्रीज़ हो या मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो, तो वो क्या करेगा, 100 में से आपको बस 10 ही रखने हैं, यानी कि अब ने लैंड कितना कर पाएँगे वो ₹90। इस तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगा। बट मान लीजिए आरबीआई ने एसएलआर इंक्रीज़ कर दिया और बोलने लगा आरबीआई कि आपको ₹30 रखना है, तो आपके पास ₹70 ही होंगे लैंड करने के लिए, तो ये मनी सप्लाई कम हो जाएगा। और सीआरआर की क्यों ज़रूरत पड़ती है देखिए, अभी हमने देखा है बट सीआरआर क्या होता है ये? कैश रिज़र्व रेशियो। सीआरआर और एसएलआर में बेसिक डिफरेंस क्या है? एसएलआर बैंक्स को अपने पास ही रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। सीआरआर बैंक्स को कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब एसएलआर का यूज़ बता दिया मैंने, सीआरआर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे मानिए कि बैंक के पास ₹100 आए, अगर बैंक के पास ₹100 आ रहे हैं, अगर वो ₹100 ही किसी को दे दे रहा है, तो देखिए और फिर उस पर्सन ने दोबारा से वो ₹100 जमा कर दिए, तो बैंक के पास ₹200 हो गए, यानी कि 100 से 100 और बन गए। इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी क्रिएट हो जाएगा। तो क्या होता है कि 100 में से आप कुछ ही लैंड कर सकते हैं, यानी कि सीआरआर कुछ रिज़र्व में आपको रखना पड़ता है, तो 100 में से सीआरआर अगर 4 है, तो 100 में से आप 96 लैंड कर सकते हैं। फिर 96 अगर डिपॉज़िट होने आएँगे, तो उसका भी आपको 4% निकाल के बैंक में रखना पड़ेगा और रिमेनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, मनी सप्लाई कंट्रोल में रहता है और इनफाइनाइट मनी क्रिएट नहीं होता। अदरवाइज़ इनफाइनाइट मनी क्रिएट हो जाए। अब क्वालिटेटिव मतलब क्या है, हू गेट्स द क्रेडिट? इसके अंदर क्या करते हैं, आरबीआई आता है कि रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज़ बैंक अपना गाइडलाइंस को फॉलो करिए, या फिर इंटरव्यू में बोल देंगे कि बैंक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से बैंक पे प्रेशर बनता है और बैंक गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। अब नेक्स्ट होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मान लीजिए कि अगर बैंक क्या करेगा, ₹100 है बैंक के पास, ₹100 उसको लोन देना है। तो बैंक की एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक बार अंबानी जी को बैंक लोन दे रहा है और दूसरी बार एक फार्मर को दे रहा है, ठीक है? तो क्या होता है, बैंक को इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी कुछ पैसा इसमें से रखना पड़ता है इन केस अंबानी जी या फार्मर डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। तो बैंक क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर दे रहा है। मतलब अगर आप अंबानी जी को ₹100 देंगे, तो आपको मार्जिन में यानी कि ₹20 रखने पड़ेंगे। तो मतलब समझिए ₹100 का लोन दिया और ₹20 और लॉक हो गए हैं बैंक के, यानी कि टोटल उसको 120 का पड़ रहा है। बट अगर मान लीजिए मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर फार्मर है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, तुमको मार्जिन में अगर ₹1 अकेला रखना पड़ रहा है, तो यानी कि बैंक का सिर्फ ₹101 लॉक हो रहे हैं। इसमें 120 हो रहे थे, तो आरबीआई के पास इंसेंटिव क्या होगा कि फार्मर को ज़्यादा लोन दे एज़ कम्पेयर टू अंबानी जी। डायरेक्ट एक्शन, अब आरबीआई बोलेगा अरे तुम तो सुधर ही नहीं रहे हो, तो वो क्या करेगा? पेनल्टी लगा देगा, रिस्ट्रिक्शंस कर देगा या फिर उन पे सैंक्शंस लगा देगा कि इतने टाइम तक तुम लोन नहीं दे सकते हो। अब आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ आरबीआई का सरप्लस ट्रांसफर, ठीक है? अब आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर क्या होता है? क्यों होता है और कैसे आया उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में टसल चल रहा था जब उर्जित पटेल गवर्नर थे। तो गवर्नमेंट बोल रही थी कि तुम आरबीआई, तुम्हारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो हमको दे दो। क्यों चाहिए गवर्नमेंट को? सो दैट वो फाइनेंस फिस्कल डेफिसिट कम कर पाएगा, फाइनेंस स्कीम को कर पाएगा एंड ऑल अदर। लेकिन वहाँ उर्जित पटेल जी बोल रहे थे कि नहीं, आरबीआई को भी अपना पैसा चाहिए, उसके पास भी अदर इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, उनसे डील करने के लिए फिर एक बेसल नॉर्म्स आ रहे हैं, उनके अंदर भी हमको पैसा मैंडेटरी रखना है, कुछ इंक्रीज़ करना है पैसे को सो दैट उनको हम बेसल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। तो ये टसल चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या होता है, उर्जित पटेल जी रिज़ाइन कर देते हैं। अब उर्जित पटेल जी जब रिज़ाइन कर देते हैं, तो उसके बाद एक कमिटी बनाई जाती है अंडर बिमल जलान। तो बिमल जालान के अंदर एक कमिटी बनाई जाती है और वो कमिटी एक्चुअली एक फ्रेमवर्क लेके आती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क। मतलब ये डिसाइड करेंगे कि आरबीआई कितना पैसा खुद के पास रखेगा और कितना पैसा आरबीआई गवर्नमेंट को देगा। अब आरबीआई के पास पैसा आता कहाँ से है, पहले तो ये देखते हैं। अब आरबीआई के देखिए, आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड रिलीज़ कर रहा है, तो बॉन्ड पे अगर उसने रिलीज़ किए हुए हैं तो या तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है या फिर किसी को इन अपने जो बॉन्ड्स हैं उन पे उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा, दैट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना उसको पे करना है माइनस कर देंगे, जितना उसके पास आ रहा है ऐड जो भी नेट इफेक्ट होगा वो उसका सोर्स ऑफ इनकम हो गया।
रेपो, रिवर रेपो से जिससे बैंक्स को लोन दे रहा है, तो बैंक्स इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, वो भी उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है। टेन्योर है, दैट इज़ मान लीजिए कि ₹100 की करेंसी है, ₹100 का नोट है। अब ₹100 के नोट में एक्चुअली आप देखिए कि प्रिंटिंग कॉस्ट तो ₹2 आया है, बट उसकी वैल्यू कितने की हो गई? ₹100 की। तो आप समझिए ₹98 उसके पास जनरेट हो रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल सेन्योरे। अब आरबीआई के पास अगर डॉलर वगैरह रखे हुए हैं, तो उन पे भी ब्याज आ रहा होगा। लोन्स जो बैंक को दे रहा है, उनसे भी लोन आ रहा है, तो दीज़ आर बेसिक सोर्स ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई, ठीक है? अब फिर इसके बाद जब विमल जालान कमेटी की रिकमेंडेशन क्या आ रही है, उसने बोला कि आरबीआई को इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क रखना पड़ेगा। मतलब क्या है? ये तो रूल बुक है जो डिसाइड करेगा आपका बेसिक कि आरबीआई को कितना पैसा अपने पास रखना है और कितना पैसा उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर करना है, ठीक है? अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि उसने बोला कि एक इकोनॉमिक कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है आरबीआई को। ये मिनिमम आरबीआई को होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचा हुआ होगा वो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या-क्या रखना पड़ेगा उसके अंदर? देखिए पहला तो होगा कैपिटल। देखिए कोई भी बैंक हम स्टार्ट करते हैं, तो हमको मिनिमम कैपिटल होल्ड करना पड़ता है। मान लीजिए कि आरबीआई रिक्वायरमेंट है 10 करोड़ या 1000 करोड़ जो भी है, तो उतना तो आरबीआई को रखना पड़ेगा। फिर कुछ रिज़र्व फंड रखने पड़ेंगे। रिज़र्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि आरबीआई का सेविंग अकाउंट है। मतलब क्यों चाहिए होगा उसको? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए, थोड़ी-सी सेविंग्स सब रखते हैं। फिर एक हो गया कंटिजेंसी फंड, मतलब इसमें क्या होगा आरबीआई की इमरजेंसी बफर, अरे कोई इमरजेंसी आ गई है या फिर मान लीजिए कि ग्लोबल ऑयल शॉक आ गए हैं या कोई वॉर हो गया है, तो उस टाइम पे करेंसी मान लीजिए रुपी बहुत डिप्रिशिएट हो रहा है, तो आरबीआई को रुपी की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए मार्केट में बेचना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा उसके लिए। अब अब आरबीआई को भी अपनी बिल्डिंग बनानी है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करानी है, तो उसके लिए भी उसको ऐसे डेवलपमेंट के लिए भी फंड चाहिए। तो ये सारे क्या हो जाएँगे मिनिमम, ये आरबीआई को इनका पैसा खुद के पास रखना पड़ेगा, जो भी उसकी इनकम है, उसमें से ये पैसा। और दूसरा क्या होता है कि अनरियलाइज़्ड गेन होते हैं। मान लीजिए कि अभी रुपये की वैल्यू ₹100 है पर डॉलर, ठीक है? अब रुपये मान लीजिए कि एप्रिशिएट हो जा रहा है, तो अब रुपये की वैल्यू मान लीजिए कि $1 के बदले में मतलब रुपये स्ट्रेंथ हो जा रहा है, तो ऑटोमैटिकली क्या हो गया, रुपये की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो गई है। बट क्या हुआ है कि आरबीआई के पास थोड़ी कुछ चेंज आया है। पहले भी उसके पास $1 था, तब रुपये की कुछ वैल्यू थी, अभी भी उसके पास $1 है, रुपये की कुछ वैल्यू है। तो डॉलर तो उसके पास एक ही है ना, बट उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। उस वैल्यू की वजह से उसको या तो प्रॉफ़िट हो सकता है या लॉस हो सकता है। सेम वे में मान लीजिए उसके पास सोना है, अब सोने की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, बट अब देखिए रियल में ऐसा थोड़ी आरबीआई के पास सोना बढ़ गया होगा। तो इन सब चीज़ों से जो भी गेन हो रहा है, वो भी उसको शेयर नहीं करना है और ये सारी चीज़ों को भी शेयर नहीं करना है। मान लीजिए इसके अलावा जो भी आरबीआई के पास एक्स्ट्रा होगा, वो आरबीआई गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? तो यही न्यूज़ में था कि गवर्नमेंट को आरबीआई गवर्नमेंट को अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र करने वाला है, ठीक है? तो ये आपने मैंने आपको ओवरऑल फ्रेमवर्क बता दिया है। अब देखिए इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व, अब फॉरेक्स रिज़र्व क्या क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको? बिकॉज़ आप समझिए कि हम जो ट्रेड करते हैं, बेसिकली वर्ल्ड ओवर ट्रेड किसमें होता है? डॉलर में। अब डॉलर में है, तो क्या होगा कि हमको डॉलर की ज़रूरत तो चाहिए ही चाहिए। तो डॉलर की ज़रूरत चाहिए, तो मान लीजिए कि हम किसी भी कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, ऑयल इम्पोर्ट किया मान लीजिए, पैसा थोड़ी उनको हम पैसे में पे कर देंगे, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मनी को, रुपये को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। तो डॉलर आरबीआई देगा, तो इसलिए उसको फॉरेक्स रिज़र्व तो रखने ही पड़ते हैं, तभी कोई कंट्री विलिंग होती है हमको ट्रेड करने में। अदरवाइज़ कंट्री को किसी और कंट्री को लगेगा कि भाई तुम पैसा रिटर्न कैसे करोगे? हमको तो डॉलर में लेंगे ना, हम रुपये ईरान में थोड़ी रुपये की ज़्यादा ज़रूरत होगी या यूरोप में ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वो तो डॉलर में लेंगे और हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व नहीं है, तो कंट्रीज़ हमारी ट्रेड नहीं करेंगी। तो इसलिए हमको रिज़र्व क्रिएट करने होते हैं। अब रिज़र्व के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, आप देखिए गोल्ड में हो सकता है, फॉरेन करेंसीज़ में हो सकता है, अलग-अलग फॉर्म में अलग-अलग जैसे कि करेंसी कौन-कौन सी मोस्टली होती हैं यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, ठीक है? इन सब करेंसी में रख सकते हैं। फिर आरबीआई कुछ गोल्ड के फॉर्म में रखता है। फिर एक होता है आईएमएफ। अब आईएमएफ के पास आप देखिए, एक होते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स और एक होता है रिज़र्व ट्रांसपोज़िशन। इस पे भी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इन दोनों को हम एक बार देख लेते हैं देखिए। अब आईएमएफ देखिए, आईएमएफ जब बना, तो क्यों बना था देखिए। अब कोई जो पुअर कंट्रीज़ थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, उनको क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए था। और जब उनको पैसा चाहिए था, तो आप समझिए कि आईएमएफ ऐसे लेंडर था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंडिया के अंदर बैंक्स को पैसा चाहिए, तो उसको आरबीआई लोन देता है। बट अगर मान लीजिए इन केस आरबीआई नहीं दे पा रहा है और लार्ज अमाउंट में पैसा चाहिए, तो हम आईएमएफ के पास जाते हैं और उससे पैसा लेते हैं। तो एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको बैंक समझ सकते हैं। अब इस बैंक को जॉइन करने के लिए कुछ मेंबरशिप फ़ी होती है, उस मेंबरशिप फ़ी को पे किया जाता है। अब क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन कि आईएमएफ में आपका कितना शेयर होगा, वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, आपका जीडीपी कितना है, उस हिसाब से आपका एक कोटा दिया जाएगा कि 100% आईएमएफ का कोटा है, उसके अंदर 2% आपका कोटा होगा। यानी कि आपको उस हिसाब से मेंबरशिप फी पे करनी होगी। अब जो कोटा का पैसा है 2% यानी 100 में से ₹2 आपको पे करने हैं। जो ₹2 आप पे करते हैं, या तो आप 75% उसका जो पार्ट होता है, वो अपनी करेंसी में पे करेंगे। लेकिन 25% जो पार्ट होगा, वो आप फॉरेन करेंसी में पे करेंगे या एसडीआर में पे करेंगे।
अब देखिए जो 25% आप फॉरेन करेंसी में पे कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या होगा कि एक तरीके से रिजर्व ट्रांस पोजीशन हो जाएगा। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कंट्री में कोई क्राइसिस आने वाला है, तो ये जो पैसा है, जो 25% आपने दिया था, वो आप क्या करेंगे डायरेक्टली जाएँगे उसके पास और बोलेंगे कि हमको ये पैसा दे दो, बिकॉज़ अभी इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये पैसा एक तरीके से फर्स्ट स्टेप होगा, इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने का। अगर मान लीजिए इस पैसे से आपका काम नहीं बना, तो फिर आप आईएमएफ से लोन लेंगे। ये बेसिक डिफरेंस है रिजर्व ट्रांस पोजीशन का। अब एसडीआर क्या है? तो आपने अपना कोटा जो दिया, आपका 2% कोटा है। तो मान लीजिए कि आईएमएफ ने एक बार सोचा कि ये हम 100 यूनिट के एसडीआर निकाल लें। अब एसडीआर क्या होता है पहले वही जान लीजिए। एसडीआर इज़ बेसिकली एक कोई करेंसी नहीं है, बट क्या है कि एक यूनिट है, जिसमें क्या है कि हमने 5 करेंसीज़ को लिया और 5 करेंसीज़ का एवरेज निकाला। उस एवरेज से जो भी वैल्यू आई, हमने बोला कि मान लीजिए लाख, तो ऐसे आएगा कि एक एसडीआर की वैल्यू हो गई ₹10। तो एसडीआर इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ करेंसी, बट उसकी वैल्यू डिराइव कहाँ हो रही है? डेरिवेटिव है जिसकी वैल्यू इन 5 करेंसीज़ के एवरेज से डिराइव हो रही है। तो मान लीजिए आपको कितना एसडीआर मिलेगा? वही बता रहे हैं कि 100 यूनिट अगर एसडीआर हर 2-4 साल में, 5 साल में एक बार आईएमएफ एसडीआर रिलीज़ करता है। तो स्टैंडर्ड यूनिट रिलीज़ किए तो उनमें से आपको कितना मिलेगा? आपका 2% कोटा है, यानी आपको 2 एसडीआर मिल जाएगा। फिर बाद में इसको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं? आप अदर कंट्रीज़ के साथ एसडीआर को ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर के साथ जो भी उसका कन्वर्जन रेशियो होगा, आप देके डॉलर ले सकते हैं या अदर कंट्रीज़ को एसडीआर टू एसडीआर में एक्सचेंज कर सकते हैं, जो भी है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों के ऊपर 2 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्या है? ये मनी नहीं होता, ये डेरिवेटिव है, ठीक है? अब एक आया है आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम। अब देखिए, बेसिकली ओम्बुड्समैन आप समझ रहे हैं जैसे कि हमारे लोकपाल हैं, उसको हम ओम्बड्समैन बोल रहे हैं। तो ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर क्या आया होगा कि ये कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया आरबीआई के द्वारा। मान लीजिए कि आपने एनईएफटी से पेमेंट किया, आपका पेमेंट डिले हो गया, बैंक नहीं सुन रहा है, आपने बैंक में चेक जमा किया था, बैंक ने चेक खो दिया है। तो उस केस में क्या होता था कि बैंक नहीं सुन रहा है, फिर बोलेंगे आप लंच ब्रेक है, तो आप बार-बार जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन सब इश्यू से डील करने के लिए अब आरबीआई ने क्या स्टार्ट किया है ओम्बुड्समैन स्कीम। इसके अंदर आप डायरेक्टली कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि आप क्या इश्यू फेस कर रहे हैं और उसके थ्रू आरबीआई आपकी कंप्लेंट को रिड्रेस करेगा। अब इसमें क्या इंटीग्रेटेड मतलब पहले क्या था अलग-अलग थी, एनबीएफसीज़ के लिए अलग थी, डिजिटल के लिए अलग थी, इन सब के लिए उसने क्या किया, आरबीआई ने हाल ही में इन सबको मर्ज कर दिया है, इसलिए इसको बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत हमको नहीं थी, ठीक है? अब हम इसको देखते हैं आगे। देखिए, कोर टर्म्स हैं कुछ इससे पहले, ये हम देख चुके हैं ओम्बुड्समैन स्कीम को। अब ये कुछ की टर्म्स हैं, बिकॉज़ क्वेश्चन आप देखिए इनसे ही आएँगे सारे के सारे। तो हम इनको देखते हैं एक बार देखिए। पहला टर्म क्या है? स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी। अब देखिए, स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी क्या होता है कि बैंक्स ने क्या किया है कि अपना एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास बैंक्स पार्क कर सकते हैं। बट क्या है कि इसके अंदर कोई कोलेटरल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए क्यों ज़रूरत पड़ी? आप समझिए कि जब डिमोनेटाइज़ेशन हो रहा है, तो डिमोनेटाइज़ेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। अब बैंक्स के पास अगर बहुत सारा पैसा आ गया और समझिए आप उतना पैसा अगर मार्केट में चला गया तो क्या हो जाएगा? पैसे की जो चीज़ ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वैल्यू कम हो गई, पैसे की वैल्यू कम हो गई यानी कि चीज़ों की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगा। तो आरबीआई ये अलाउ तो नहीं कर सकता। तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक को बोलेगा कि ठीक है तुम ये पैसा मुझे मेरे पास दो सारा, जमा करो सो दैट इन्फ्लेशन ना हो। बट बैंक्स क्या बोलेंगे? अरे! हम दे तो रहे हैं बट हमको गारंटी भी तो चाहिए कि तुम पैसा वापस करोगे। तो कोई भी चीज़ देते हैं तो कोलेटरल देना पड़ता है। अब जब कोलेटरल देना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि आरबीआई के पास तो लिमिटेड कोलेटरल है। डिमोनेटाइज़ेशन के टाइम पे या कोविड के टाइम से इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है कि आरबीआई को कोलेटरल इतना था ही नहीं, तो बैंक्स को आरबीआई कोलेटरल नहीं दे पा रहा था। बट कोलेटरल नहीं दे पा रहा है, तो बैंक्स पैसा नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी, इसके अंदर क्या कर रहा है आरबीआई बिना कोलेटरल के बैंक से पैसा एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम दिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। अब देखिए मतलब कोलेटरल भी नहीं देना पड़ रहा, इंटरेस्ट रेट भी कम दिया जा रहा है बिकॉज़ बैंक के पास उतना ज़्यादा पैसा है। तो यहाँ इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है और आरबीआई की गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस को भी फुलफिल करना है, इसीलिए ये क्या है फॉलो करना पड़ता है बैंक्स को। अब देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि रिवर्स रेपो में क्या था, बैंक मनी दे रहे थे आरबीआई को, तो ये भी हम कर सकते हैं बट क्या दिक्कत थी यहाँ पे कोलेटरल देना पड़ रहा था। और स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी में क्या देना पड़ रहा है कि आरबीआई के पास पैसा दे रहे हैं बट इसमें कोलेटरल नहीं देना पड़ रहा। तो हम ऐसा समझिए कि ये स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसमें क्या है अब बैंक दे रहे हैं तो कोलेटरल देना पड़ रहा है, इसमें नहीं देना पड़ रहा। अब रेपो रेट में हम देख चुके हैं कि इस बार बैंक क्या करते हैं आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, सेम वे में यहाँ पे कोलेटरल देना पड़ता है और ये पॉलिसी रेपो रेट हो जाता है जिसको हम बोल रहे हैं। तो देखिए हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं, एक हो गया रेपो रेट, एक हो गया रिवर्स रेपो, एक हो जाता है हमारे पास स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी। तो देखिए स्टैंडिंग डिपॉज़िट फैसिलिटी में सबसे कम ब्याज दर होता है।
यानी कि ये लिस्ट हो गया। अब क्या हो गया, एक रेपो रेट आएगा हमारे पास। अब रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट पे बैंक पैसा ले रहे हैं आरबीआई से, और रिवर्स रेपो क्या हो जाएगा, जिस रेट पे आरबीआई पैसा ले रहा है बैंक से। तो उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट के बाद एक आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब मान लीजिए कि किसी बैंक को, मान लीजिए कि मिनिमम कोटा बैंक के पास एसएलआर का है, मान लीजिए उनको ₹20 एसएलआर में रखने हैं। अब ₹20 एसएलआर में रखने हैं, लेकिन उस दिन रात में बैंक के पास ₹18 ही है। अब बैंक को क्या करना है, देखिए उसको ₹2 चाहिए। अब बैंक के पास, बैंक को पता है कि सुबह जैसे ही डिपॉजिट होने स्टार्ट करेंगे उसके बाद ₹2 आ जाएँगे। बट अगर आज वो ₹20 नहीं रखेगा तो उसके ऊपर फाइन लग जाएगी। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन के डील करने के लिए बैंक आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से बोलेगा कि पैसा दे दो हमें आज के लिए। बट बिकॉज़ इमरजेंसी सिचुएशन है तो आरबीआई क्या करेगा, बोलेगा भाई पैसा तो देंगे बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जिसके अंदर आरबीआई सबसे पहले क्या करेगा, आरबीआई यहाँ पे बैंक को सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे रहा है। अब सेकंड होता है जिसमें सबसे मीडियम हो गया, दैट इज़ रिवर्स रेपो। और उसके बाद अगर पैसा दे रहा है तो सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 3 टाइप्स की रेट्स हैं और इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब क्या है कि ये इसे सबसे हाई रेट जो हो सकता है वो एमएसएफ है, और सबसे लो हो सकता है वो एसडीएफ है, और एवरेज हो सकता है रिवर्स रेपो। इन 3 के बीच में ही इंटरेस्ट रेट वैरी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर। ये हम देख चुके हैं। ये क्या हो गया, एमएसएफ सीलिंग रेट है, रेपो रिवर मिडिल में आ जाएगा और एसडीएफ सबसे लोअर, ठीक है? ये इंटरेस्ट रेट सेट करता है आरबीआई। अब एक और टर्म आप देखेंगे, बेस एंड मीन्स एडवांस। बेस एंड मीन्स एडवांसेस क्या है कि इस केस में आरबीआई लोन किसको दे रहा है? लोन यहाँ बैंक को नहीं दे रहा है। यहाँ लोन दे रहा है आरबीआई गवर्नमेंट को सीधा। अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट को क्यों लोन दे रहा होगा? अरे मान लीजिए कि गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट के पास किसी दिन इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। उसको पता है कि टैक्सेस मेरे पास आने वाले हैं, बट सैलरी तो उसको देनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। तो अभी टैक्सेस आए नहीं बट सैलरी देनी है। तो उस केस में क्या होगा कि वो उस टाइम पे टेम्परेरी टाइम के लिए बोरो कर लेगा किससे? आरबीआई से। तो आरबीआई से जो बोरो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं बेस एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है? अब इसमें क्या है कि ये टेम्परेरी सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आपने बोरोइंग लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, नहीं। ये शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट के लिए है। ठीक है? इसको फिस्कल डेफिसिट फाइनेंस इन्वॉल्व करने के लिए ज़रूरत नहीं कर सकते। कौन-कौन कर सकता है इसमें? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज़। बट आप मान लीजिए कि इतना ज़्यादा आप नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा आप पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट ये सबका पेमेंट के लिए आप आरबीआई से पूरा का पूरा पैसा ले लें। तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड होती है कि तुम इतना पैसा आरबीआई सिर्फ बेस एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू गवर्नमेंट को देगा। वो कैसे डिसाइड होता है कि दोनों कंसल्ट करके कि हाँ भाई ठीक है, इतना पैसा कैपेसिटी है गवर्नमेंट की रिटर्न करने की, इतना पैसा हम उसको दे देंगे। अब देखो क्या होता है कि रेप रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है, जिस पे बैंक आरबीआई पैसा दे रहा है, तो सिमिलर होता है जैसे बैंक्स को दे रहा है उसी रेट पे पैसा देता है नॉर्मली। बट अगर मान लीजिए कि ये जो रेट डिसाइड हुआ है, इससे ज़्यादा अगर पैसा माँगा जा रहा है, तो इससे ज़्यादा पैसा अगर माँगा जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो पेनल रेट लगाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी रेपो रेट चल रहा होगा प्लस 2% का पेनल्टी लगाएगा। और इसको क्या करना पड़ेगा, बेस एंड मीन्स एडवांस, इसको टाइम पीरियड होता है 3 महीने के अंदर, अगर नहीं दे पाए तो पेनल्टी लगता है। इसका लीगल बेसिस क्या है? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है? तो हम क्या कवर कर रहे हैं अभी? ये सारे बेस एंड मीन्स एडवांसेस, पेमेंट एग्रीगेटर, ये सब कवर कर रहे हैं अभी। तो इनको, यहाँ लैंग्वेज काफ़ी टफ दे रखा है, इसलिए सिम्प्लीफाई करके मैंने लिखा है सो दैट चीज़ें सिंपल हो जाएँ। अब नेक्स्ट क्या है? वेरिएबल रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, अब रेपो रेट क्या होता है? जिस पे आरबीआई पैसा देता है बैंक को, और रिवर्स रेपो क्या हो जाता है? जिस पे बैंक पैसा देते हैं आरबीआई को, ठीक है? बैंक दे रहे हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी रिवर्स रेपो है, तो ये वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी? अब ऐसे समझिए कि अब आरबीआई ने तो रिवर्स रेपो फिक्स कर दिया कि भाई हम 1% ब्याज देंगे। बट 1% पे मान लीजिए कि आरबीआई को पैसा चाहिए, बट 1% पे कोई भी बैंक देने को तैयार नहीं है। और दूसरी सिचुएशन क्या है कि आरबीआई ने 1% फिक्स कर दिया है और बैंक के पास बहुत सारा पैसा है। मतलब क्या है, अगर आरबीआई 0.5% भी ब्याज देता तो भी ये बैंक्स के पास पैसा रखते। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे अगर फिक्स कर देते हैं तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। इस चीज़ से डील करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था वेरिएबल रिवर्स रेपो। अब इसके अंदर क्या होगा कि देखो, आरबीआई क्या बोलेगा कि ठीक है, मैं इंटरेस्ट रेट क्या दूँगा? तो सब बैंक्स में ऑक्शन करेगा वो। ऑक्शन करेगा तो मान लीजिए कि सब बैंक्स ने, अब आरबीआई को चाहिए 1 लाख रुपए। तो आरबीआई क्या बोलेगा सब बैंक्स से कि तुम बताओ कि सबसे कम रेट पे कौन दे सकता है? तो इनमें से कोई बोलेगा 2% पे देंगे, कोई बोलेगा 1% पे, कोई बोलेगा 0.5% पे। तो आरबीआई बोलेगा ठीक है, तुम दे दो। ठीक है? इसलिए क्या हो जाता है, यहाँ फ़ायदा हो जा रहा है। ऑल्दो रेपो रेट, रिवर्स रेपो फिक्स कर रखा है 1% पे, लेकिन आरबीआई को ब्याज मिल गया 0.5% पे, ये फ़ायदा हो जाता है। और आरबीआई को पहले से अनाउंस नहीं करना पड़ता कि इस रेट पे खरीदेंगे या एंड ऑल, ये सब चीज़ वेरिएबल रहता है। इसका ये फ़ायदा हो रहा है। एक नया टर्म होता है पेमेंट एग्रीगेटर। अब पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है कि मतलब ये इसका काम क्या है कि आपसे पैसा ले रहा है, जो बैंक का काम होता है।
वो बेसिकली डिजिटल जो भी काम कर रहा है ऑनलाइन, उसको हम बोल रहे हैं एग्रीगेटर। मान लीजिए कि आपका ये यूपीआई है, ठीक है? अब यूपीआई क्या करता है, और आपकी कोई ऐप मान लीजिए फ़ोनपे ऐप है। तो फ़ोनपे ऐप क्या कर रही है? आपने किसी को पेमेंट किया, तो आपके अकाउंट से क्या हो जाएगा, पैसा कट गया और किसी और के अकाउंट में डिपॉज़िट हो गया। तो ये आपने बैंक के थ्रू नहीं किया, किसके थ्रू किया? फ़ोनपे के थ्रू। तो ये आपका बन गया एक पेमेंट एग्रीगेटर, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, पेपैल ऑल एग्ज़ाम्पल होते हैं। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये मिडलमैन का काम कर रहा है, जो बैंक करता है। और पेमेंट एग्रीगेटर को कंपनीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है। बट अगर नॉन बैंक है और उनको पेमेंट एग्रीगेटर का काम करना है, तो वहाँ आरबीआई की परमिशन मैंडेटरी है। और इसको हम डील किसके अंदर करते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2000। नेक्स्ट इज फिएट करेंसी। अब देखिए फिएट करेंसी क्या है, आप इसमें देखिए कि हम वेस एंड मीन्स एडवांसेस देख चुके हैं। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक जो डिजिटल करेंसी है, उसको क्या किया गया है, फिएट करेंसी का वर्जन दिया गया है, स्टेटस दिया गया है। हम देखेंगे यहाँ फिएट करेंसी क्या होता है, और नेक्स्ट ये है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इन दोनों टॉपिक को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिएट करेंसी क्या होता है, अब देखिए कि फिएट करेंसी का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास जो डेरिवेटिव है, उसकी वैल्यू जिस चीज़ से वो डेराइव किया गया है, उसकी इक्विवेलेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ₹5 का नोट है, तो उसकी वैल्यू ऐसा थोड़ी है कि ₹5 उससे आप उसको बनाने में ₹500 इन्वेस्ट हुए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि गोल्ड है, गोल्ड की इन्हेरेंट प्राइस है, बट इस केस में नोट है, उसको बनाने में हो सकता है ₹10 लगे हों। बट अगर गवर्नमेंट बोल दे रहा है आपसे कि वो उसकी वैल्यू 500 है, तो आपको 500 मानना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं, ऐसी करेंसी को बोलते हैं हम फिएट करेंसी, ठीक है? बिकॉज़ गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। ये बैक नहीं होता गोल्ड और सिल्वर से, ठीक है? एक होता है लीगल टेंडर, ये सब क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और ये करंट से हम लिंक करके स्टैटिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा मनी जिसको कोई मना नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपके पास ₹500 का नोट है, तो कोई ये नहीं बोल सकता है आपसे कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा अनटिल अनलेस वो फटा हुआ नहीं है या कोई और उसमें इश्यू नहीं है, ठीक है? उसके बाद हमने देखा था एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट सीडी। अब क्या है, मान लीजिए कि बैंक में एक ऑप्शन तो क्या है, वो आरबीआई के पास जाए, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो मार्केट से भी थोड़ा बहुत पैसा उठा सकता है। क्यों? बिकॉज़ देखिए एक तो क्या है, डेली-डेली के लिए आरबीआई से कर सकता है वो, या दूसरे बैंक से ले सकता है। बट मान लीजिए कि उसको सस्ते दाम पे पैसा लेना है, तो हो सकता है कि इन्वेस्टर्स जो हों, वो उसको सस्ते दाम पे पैसा दे रहे हों, चीप इंटरेस्ट पे दे रहे हों। तो उस केस में बैंक क्या करता है, इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहा है, इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है। बट क्या करेंगे, वो पैसा ले तो रहा है बट उसमें कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। तो उसको प्रूफ यानी कि उनके पास जो पैसा है, उसको कैसे वो इन्वेस्टर हैं, उनको कैसे पता चलेगा या क्या प्रूफ रहेगा कि पैसा दे रखा है? तो दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट होगा। जहाँ इन्वेस्टर को ये रिटर्न में दिया जाएगा, उसके रिटर्न के ऊपर उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, विदाउट लॉन्ग टर्म लोन्स के ये क्विकली उसको अरेंज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट ड्रिवन होता है, इसलिए सस्ते दाम पे मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। ठीक है? अब हम देख रहे हैं एक व्हाट इज़ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं जो फाइनेंसिंग का काम कर रही हैं, बट बैंक में बैंकिंग एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। कहाँ रजिस्टर होती हैं? ये कंपनीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनको क्यों बनाया गया था? तो आप समझिए जो बैंक्स होते हैं, अब बैंक को क्या है कि वो लॉन्ग टर्म के ज़्यादा लोन नहीं दे पाते हैं। बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो एनबीएफसीज़ हैं, ये क्या काम करती हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का काम करती हैं। तो आप समझिए कोई रोडवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसको कंप्लीट होने में 5-10 साल लगेंगे। उसके बाद वहाँ टोल प्लाज़ा बनाएँगे, उसके बाद रिटर्न आना स्टार्ट होंगे। इतना देर बैंक वेट नहीं कर पाते, और इसीलिए क्या होता है, इसमें बीच में रोल आ रहा है एनबीएफसीज़ का, सो दैट हमारी जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज़ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो। इनसे बैंक से क्या डिफरेंस होता है? ये डिमांड डिपॉज़िट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर डिमांड डिपॉज़िट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब ये चेक भी इश्यू नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि कोई एनबीएफसी है, वो किसी बैंक से टाई अप कर ले, तो वो एचडीएफसी बैंक से, तो वो क्या है, चेक या वो डिमांड डिपॉज़िट इश्यू कर सकती है, बट वो एक्चुअली होगा क्या? इसका नहीं होगा, वो इसके बिहाफ़ पे एक एनबीएफसी इश्यू कर रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी है। अब हम देख रहे हैं कि वन स्टेट वन रीजनल रूरल बैंक। तो आरबीआई ने क्या किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब क्या कर रहा है, जो बहुत सारे रीजनल बैंक्स हैं, उनको वो मर्ज करके, और उसका मेन आइडिया क्या है कि एक स्टेट में एक रीजनल रूरल बैंक रहेगा। तो रीजनल रूरल बैंक ये कब बना था? तो ये 1975 में बना था। किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमिटी बनी थी, नरसिम्हम कमिटी, उसकी रिकमेंडेशन पे बना हुआ था। तो इसमें पैसा कौन देगा? देखिए, क्या होता है कि 50% तो इसमें गवर्नमेंट का स्टेक रहता है, 15% वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट के अंदर है, और फिर एक स्टेट क्या होता है, एक बैंक आता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर बैंक, रिमेनिंग 35% वो देता है। एक स्पॉन्सर बैंक हो गया, ठीक है? अब इनको रेगुलेट कौन करता है आरआरएल को? तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, किसके अंदर? दैट इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। बट इनका सुपरविज़न कौन करता है? डे टू डे बेसिस पे, दैट इज़ नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इनका क्या है कि इनको अपना 75% ऑफ द टोटल फंड है, मतलब जो उनका नेट बैंक क्रेडिट आ रहा है, कुछ क्या हो रहा होगा, इनके पास आ रहा होगा, कुछ ये लेंड कर रहे होंगे, तो जो नेट बच रहा है,
उसमें से उनको 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को देना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है? देखिए, मान लीजिए कि गवर्नमेंट को अगर एग्रीकल्चर को बूस्ट कराना है, फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, बट क्या है, ये रिस्की होते हैं कि फार्मर्स लोन नहीं दे रहे या गवर्नमेंट फिर बाद में लोन वेवर दे रही है, तो वो सब इश्यूज होते हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, बाइंडिंग कर देती है कि अगर तुमको कुछ परसेंटेज अपना 75% इनको देना ही देना है, मतलब तुम इस 75% में से किसी और को नहीं दे सकते। जो टारगेट गवर्नमेंट ने दे रखे हैं कि इंडियन सेक्टर को देना है, उन्हीं को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 9% बनाना है। मतलब क्या है, आप समझिए कि इनके पास हर जो भी लोन प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या होता है, अलग-अलग डिफ़ॉल्ट रेट होता है। मतलब कितना चांस है वो लोन रीपे नहीं होगा, और जितना लोन रीपे नहीं होगा उस हिसाब से बैंक्स को क्या होती है, प्रोविज़निंग करनी पड़ती है। प्रोविज़निंग इन द सेंस ₹100 दिए तो उनको ₹10 रखने पड़ेंगे इन केस अगर डिफ़ॉल्ट हो रहा है। बट अगर ज़्यादा स्कोप है डिफ़ॉल्ट का तो उनको 20 रखने पड़ेंगे, और ज़्यादा स्कोप है तो 30 रखने पड़ेंगे। तो ये क्या करना है, 9% रखना है। यानी ₹100 दे रहे हैं तो ₹9 उनको इन द सिक्योरिटी प्रोविज़निंग के अंदर रखना है। दैट इज़ सीआरआर 9% मेंटेन करना है एज़ पर आरबीआई नॉर्म्स। अब ये है हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है कि छोटे लेवल पे क्या कर रहे होंगे, फाइनेंस के लिए बनाए गए होंगे। बजट में बनाए थे 2015 के में, रजिस्टर होते हैं कंपनीज़ एक्ट के अंदर, ठीक है? और लाइसेंस कहाँ मिलता है इनको? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर इनको लाइसेंस दिया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। अब इनके लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हम देख चुके हैं। तो ये कुछ डिफरेंस देख लेते हैं हम कि रीजन आरआरबी जो होते हैं उनमें और नॉर्मल बैंक्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ऑलमोस्ट आरआरबी, सीआरआर दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। बिकॉज़ ये क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज़ क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होगा, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। सीआरआर दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा, एसएलआर भी एप्लीकेबल होगा। एसएलआर दोनों में कौन डिवाइड करेगा? आरबीआई करेगा। दोनों को कौन मेंटेन करेगा? सीआरआर कहाँ? आरबीआई के पास। एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और कैश में। अब इनको दोनों को सीआरआर पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। एक्सेस टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इनको अलाउड है, बट इनको क्या है, लिमिटेड है और अलाउड नहीं है था मैक्सिमम टाइम पे। मतलब ये क्या है, डेली ऐसा नहीं है कि पैसे कम है तो आरबीआई के पास गए, रेपो रेट के थ्रू ले लिया या उनके रिवर्स रेपो में उनको डिपॉजिट कर दिया, दैट इज़ नॉट अलाउड फॉर आरआरबीज़, ठीक है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो आरबीआई से लोन ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड फॉर देम, इनके लिए अलाउड होता है। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि मार्केट से डायरेक्टली सर्टिफिकेट इश्यू करके पैसा नहीं उठा सकते हैं, ये अलाउड होता है। ये फॉरेन एक्सचेंज का ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, ये आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है? अब क्या चेंज किए हैं? बस ये है कि अलग-अलग क्राइटेरिया जो था उसको उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया है। पहले ये था कि 40% मैंडेटरी था एग्रीकल्चर एंड माइक्रो के लिए, और 35 जो था वो अदर सेक्टर्स के लिए था। अब क्या कर दिया उन्होंने, 40% कर दिया है, मैंडेटरी है बट 20% कर दिया है, जो रिमेनिंग है और नॉन पीएसएल के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? पीएसएल के लिए मैंडेटरी है कुछ, और फिर नॉन पीएसएल होगा जिसमें मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो पैसा इसमें क्या है, कितना ये प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे, उसमें इनने मॉडिफिकेशन किए हैं। तो एक बार ये देख लेना। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन-कौन से सेक्टर आते हैं, तो ऑब्वियसली जिसमें बैंक्स को मोटिवेशन नहीं है लोन देने में, बिकॉज़ समझ में आ रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट, वहाँ अगर बैंक लोन देंगे तो रिटर्न का चांस कम होता है, डिफ़ॉल्ट का चांस ज़्यादा होता है, एनपीए इंक्रीज़ होता है, इसलिए बैंक देना नहीं चाहते। इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ मैंडेटरी करना पड़ रहा है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज़ सरफासी एक्ट, ठीक है? इसके हम देखते हैं व्हाट इज़ सरफासी एक्ट। अब देखिए, जो एक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था कि जो बैंक हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके एनपीए बढ़ते जा रहे थे। अब बढ़ते जा रहे थे तो क्या हो रहा था कि लोग पैसा रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अब बैंक्स क्या करें? उनसे इकट्ठा करने के लिए पैसा, उनसे लेने के लिए। तो क्या हो रहा है, कोर्ट कचहरी में बहुत केस चलता था, बहुत टाइम पेंडिंग हो जा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सरफासी एक्ट को लाया गया। तो पहले तो हम देखते हैं एनपीए क्या होता है। जब क्या होता है कि बैंक या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अगर 90 डेज़ तक और या मुझसे मोर अनपेड रह रहा है, तो हम उसको बोल देते हैं एनपीए। अब सरफासी एक्ट क्या होता है, पहले इसके अंदर बोरोवर जो है जिसने लिया है उसको नोटिस दिया जाएगा। कितने दिन का? 7 दिन का। बट अगर बैंक उसके नोटिस के बाद वो या तो पे नहीं कर रहे हैं या उसका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट वे उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। या तो मान लीजिए कि उनके पास जो भी डेब्ट है, उसको क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि कोई बैड डेब्ट है 10 लाख रुपए का, तो वो 10 लाख के क्या करेंगे, 10 लाख के 10 यूनिट के उन्होंने शेयर बना लिए। उनको मार्केट में बेचेंगे। अब उनको देखिए, आपको लग रहा होगा उनको कौन खरीदेगा, बिकॉज़ बहुत सस्ते दाम पे वो बेच रहे हैं, और जो भी कोई कंपनी है उसको लग रहा है कि हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में लोग इनको खरीद लेते हैं। या फिर बैंक क्या कर रहे हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ होती हैं, एआरसीज़। अब ये क्या होता है, एआरसी क्या होता है, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है कि जो एसेट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। मतलब क्या है कि उसको, मान लीजिए कि कोई कंपनी है वो लॉस में चल रही है, इसलिए क्या लोन पे नहीं हो पा रहा, तो वो क्या करेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट को देखेंगे, ट्राई करेंगे कंपनी रिवाइव हो जाए, अगर नहीं रिवाइव हो रही है तो उसको बेच देंगे।
बेच के पैसा निकाल लेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो जाता है कि बैंक जो है उनके एनपीए में वो काउंट नहीं होगा। एनपीए में काउंट नहीं होगा तो बैंक की हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी और ये इन सब चीज़ में बैंक के पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जबकि ये जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, ये इसको बेटर वे में डील कर सकते हैं। यहाँ बे फ़ायदा क्या है, यहाँ कोई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्टली जाएँगे, अगर आपने ट्रैक्टर लिया है, लोन पे नहीं कर रहे हैं, तो आपका ट्रैक्टर उठा लिया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप बै वहाँ जाके कोर्ट में जा सकते हैं। बट इससे पहले क्या था, जैसे ही आप जा रहे हैं तो कोर्ट में जाएँगे, कोर्ट में केस 10 साल चलेगा, फिर डिले होता रहेगा और रिकवरी नहीं हो रही थी। यहाँ इंस्टेंट रिकवरी का स्कोप आ गया था। अब मान लीजिए कि आपको अब कोई इश्यू है, जब आपका ट्रैक्टर ले गए, तो उसके बाद आप जा सकते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के अंदर, जो कि बनाई गई थी डेब्ट एंड बैंक्रप्सी एक्ट ऑफ 1993 के अंदर। अब देखिए हाल ही में क्या हो रहा है, ईरान, अदर कंट्रीज़ को और रशिया को स्विफ्ट से मैसेजिंग ऐप से बैन कर दिया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमको जानना है कि स्विफ्ट क्या है? तो आप जैसे समझिए स्विफ्ट क्या है, एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिसके थ्रू मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। एक आप ऐसे समझिए कि एक मैसेजिंग ऐप है। मान लीजिए कि मुझे किसी से पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगा, भाई मुझे ₹500 चाहिए। तो वो पर्सन मुझे फ़ोन पे फिर पैसे भेजेगा। तो ये फ़ोन पे एंड व्हाट्सएप आर डिफरेंट, ये मैसेजिंग ऐप है। बट अगर मान लीजिए मैं मैसेज ही नहीं कर पाऊँगा, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो अगर इससे आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो आप किसी से पैसा माँग नहीं पा रहे हैं, आपके सारे के सारे ट्रांज़ैक्शन ब्लॉक हो जाते हैं। बस यही है, इससे यूएसए कंट्रोल इसको करता है, इसलिए इसको जो भी कंट्रीज़ को सैंक्शन लगाने होते हैं, उनको ये बाहर कर देता है इससे, ठीक है? ये हम देख चुके हैं। उसके बाद अब हम ये स्विफ्ट मैसेजिंग देख चुके हैं। नेक्स्ट इज़ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब ये क्या है, पोस्ट पेमेंट। तो देखिए पहले जो पोस्ट ऑफिस थे, अब तो क्या है, टेलीग्राम ऐप आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, तो पोस्ट ऑफिस का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं हो पाता। लेकिन क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस हैं ऑलरेडी बने हुए हैं गाँव में, विलेजेस में, तो उनको हम क्या चाह रहे हैं कि वो एक बैंक की तरह काम करें। जिस एरियाज़ में बैंक्स नहीं हैं, तो वहाँ क्या होगा, आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो पोस्टमैन होगा घर जाएगा, उस पे वहाँ पे मशीन लेके जाएगा, वहाँ पे आप फिंगरप्रिंट डालेंगे और वो रिटर्न में आपको पैसा दे देगा। तो ये बैंकिंग प्रोवाइड कर रहा है कहाँ, रूरल एरियाज़ के अंदर, उन उन जो हमारे पोस्ट ऑफिस थे उनको ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम, ठीक है? इसके अंदर आप डिपॉज़िट कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक, बट ये क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज़ पीसीए फ्रेमवर्क। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है 2022 में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे। मान लीजिए कि आप बैंक हैं, अब बैंक में ऑलरेडी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कर्जा है, एनपीएस बहुत ज़्यादा है, बैंक का प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्टर हैं या बैंक को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, डिविडेंड इंक्रीज़ होता जा रहा है और एनपीएस और कोलैटरल जो है, विदाउट कोलैटरल लोन नहीं दिया जा रहा, पीएसएल नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इस केस में आरबीआई क्या करता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेता है। तो अब क्या किया गया है, 2022 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 2024 में इंक्लूड कर लिया गया था। इसी के बिहाफ़ पे यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा था। ठीक है? अब इस केस में क्या होगा कि आरबीआई जाएगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सस्पेंड कर सकता है, आरबीआई उसको मैनेज करने लग जाएगा, सो दैट जो कस्टमर हैं, उनका पैसा सेव रहे। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। अब इसका पर्पज़ क्या है कि मान लीजिए कि आप लोन लेने जा रहे हैं, ठीक है? अब ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल कोई हो, उसने 5 जगह से घोटाला कर रखा हो, 5 जगह लोन रीपे नहीं किया और नए बैंक में जा रहा है और बैंक के पास उससे डाटा नहीं है, तो बैंक को पता नहीं चलेगा ये कैसा क्लाइंट है। अब इसके अंदर क्या होगा, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर के अंदर जैसे ही आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और हाँ, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, या आप आधार कार्ड डालेंगे, सारी डिटेल आ जाएगी, कितने लोन चल रहे हैं, कहाँ चल रहा है, कितना डिफ़ॉल्ट किया है। इससे क्या हो जाएगा कि फ्रॉड का रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है? ये किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें। नेक्स्ट इज़ फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब क्या था कि देखिए, गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है जिससे क्या हो रहा है, वोट बैंक तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इंफ्रा में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है। तो इसको कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा। जो फिस्कल डेफिसिट है, उसको फंड करने के लिए क्या कर रही है, आरबीआई को बोल रही है और पैसा प्रिंट करो। पैसा प्रिंट करके दे दो। बट उससे इश्यू क्या है, इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो उससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे एफआरबीएम एक्ट आ रहा है। मतलब इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की गई कि तुम डेब्ट टू जीडीपी रेशियो उसको लिमिट करना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट को लिमिट करना पड़ेगा। आप आरबीआई से पैसा नहीं ले सकते, आपको अपने सोर्सेज़ से फंड करना पड़ेगा अपने फिस्कल डेफिसिट को। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, गवर्नमेंट की बजट को या फाइनेंशियल इकोनॉमी को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, 3 रिपोर्ट दी जाती हैं, कौन-सी? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है। तो य हाँ, और इन पे भी यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन इस पे पूछा था उसने। तो देखिए फिस्का अब इसके अंदर क्या हुआ है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, कि जो तुम्हारा फिस्कल डेफिसिट है, वो 3% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट अननेसेसरी खर्चा नहीं कर पाएगी। डेब्ट लिमिट, अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा लोन लेके खर्चे करते जा रहे हो। तो ऐसे तो गवर्नमेंट लोन लेके सबको 50-50 हज़ार रुपए बाँट देगी और इलेक्शन जीत जाएगी।
बट इस केस में आप सोचिए इकोनॉमी का क्या होगा? तो उस केस में रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आपका टोटल स्टेट प्लस सेंटर का मिला के 60% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा आपका लोन नहीं होना चाहिए और सेंटर का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एट द एंड आपका जीडीपी जो 4% ऑफ जीडीपी आपका फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ ये होना चाहिए, इससे कम ही रहना चाहिए। 3% मिनिमम, बट 4% अब उसको चेंज कर दिया गया है। बट ये है कि अगर आपकी कोई अननेसेसरी सिचुएशन आ जा रही है या ऐसा कोई डिज़ास्टर हो जा रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोविड वायरस आ गया था। तो उस केस में आप 0.5% से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी जो टारगेट है ऑफ 3% और रिवाइज़ वाला 4.5%। अब हाल ही में एफआरबीएम एक्ट में एक मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि कैग को कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को इस रिपोर्ट को हर साल ऑडिट करना होगा। तो हाल ही में उन्होंने ऑडिट किया है एफआरबीएम की रिपोर्ट को, जो 3 रिपोर्ट रखी जाती हैं और उनसे कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। उन्होंने बोला है कि जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वो अनडिज़ायरेबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था जिसको 40% तक रखना था डेब्ट, वो ऑलरेडी 61% के आस-पास है, ठीक है? इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीव्ड ये इंक्रीज़ हो चुका है 35.35% से। मतलब क्या है कि आपका जितना पैसा है आपका, तो रेवेन्यू रिसिप्ट मान लीजिए कि आपके डे टू डे एक्सपेंसेस और आपके जो भी मतलब ईयरली बेसिस पे आपके जो भी रेवेन्यू आ रहा है उनको रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं उनको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो उनसे आप अपना अगर मान लीजिए हर ईयरली बेसिस पे आपका जो रेवेन्यू आ रहा है उससे आप इंटरेस्ट पे कर पा रहे हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट का रेशियो जो है कम हो जाता है, और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या दिखाता है कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है मतलब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही है, उसको बोरोइंग करनी पड़ रही है इंटरेस्ट पे करने के लिए। विदिन द लीगल सीलिंग ऑफ 1% इंडिकेटिंग कंप्लायंस, अब गवर्नमेंट इसको कंप्लाई करने की कोशिश कर रही है, जो भी टारगेट दिया गया था फिस्कल डेफिसिट का, ठीक है? अब क्या है देखिए, अभी कुछ नो द टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर, बट इसमें से हम क्या कर रहे हैं, बोरोइंग को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट का टोटल फिस्कल डेफिसिट क्या है कि आपने जितना कमाया और उतना खर्चा किया। आपके पास ₹100 हैं, ठीक है? और आपने खर्चा 120 का कर दिया तो आपका डेफिसिट हो गया 20 का। तो बेसिकली इस 20 को आपको भरना तो पड़ेगा ही, वो आप कैसे करते हैं, बोरोइंग से। तो अगर हम बोरोइंग को इंक्लूड कर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना नेट। बट ये होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस बोरोइंग। प्राइमरी डेफिसिट इज़ फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखिए क्या था कि मान लीजिए कि अभी मोदी गवर्नमेंट है। अब मोदी गवर्नमेंट है, अब वो बोल रही है कि देखिए हम तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर रहे हैं, हम खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम हमारी इकोनॉमी की जो हम मेजर्स ले रहे हैं उससे इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है। बट क्या है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्यों? बिकॉज़ पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत लोन ले लिए थे। बहुत लोन ले लिए थे, तो अब लोन का हम चुका रहे हैं उनके लोन को। उस वजह से क्या है, वो पैसा तो हमारा जा रहा है और हम प्रॉपर इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को हम चेक कैसे कर पाएँगे प्राइमरी डेफिसिट से, कि जो इंटरेस्ट तो पुरानी गवर्नमेंट ने लिया था, उसके अलावा इस गवर्नमेंट कितना फिस्कल डेफिसिट इस गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है। व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब क्या है आपकी ईयरली बेसिस पे, मतलब विथिन द ईयर आपका कितना रेवेन्यू है और कितना आपका एक्सपेंडिचर है, उसमें जो डेफिसिट होगा दैट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज़ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, अब मान लीजिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ पैसा आया गवर्नमेंट के पास, उस पैसे में से क्या करती है, कुछ शेयर देती है किसको? स्टेट्स को। अब स्टेट्स को कुछ शेयर दे रही है, उसको काउंट किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। बट उसमें से स्टेट्स मान लीजिए कोई स्कूल बना रहे हैं, तो एक्चुअली वो रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू डे टू डे एक्सपेंसेस। बट जो स्कूल बन रहा है वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको कैपिटल में काउंट करना पड़ेगा, बिकॉज़ उससे कैपिटल क्रिएट हो रही है। तो यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ पार्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी जा रहा है, जो स्टेट्स को दे रही हैं। अगर हम उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नेट निकल के आएगा, उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट इज़ फिस्कल स्लिपेज, मतलब क्या है कि स्लिप हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कुछ और हम उससे ज़्यादा स्लिप होके आगे चले जा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं फिस्कल स्लिपेज, ठीक है? अब नेक्स्ट इज़ इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि क्या होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब आप समझिए कि किसी की इनकम वैसे मान लीजिए 12 लाख से कम है, तो उस पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं। कि किसी की इनकम 30 लाख है, उस पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, 1 करोड़ वाले पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। मतलब क्या है, जैसे-जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है, टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है, यानी प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसकी एग्ज़ाम्पल है इनकम, कॉर्पोरेट, कैपिटल गेन टैक्स। इनको मॉनिटर कौन कर रहा है? सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। अब नेचर इनका क्या होता है, एग्रेसिव है। कौन से? इनडायरेक्ट टैक्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चिप्स का पैकेट लेने गए, तो चिप्स पे लगेगा जीएसटी। अब मान लीजिए कि एक पुअर है, जिसने दिन भर में ₹10 कमाए हैं। अब वो ₹10 का चिप्स लेने गया, तो उसपे भी सेम टैक्स लगेगा, और अब मान लीजिए टैक्स लेने जाएँगे चिप्स, उन पे भी सेम टैक्स लगेगा। यानी कि ये रिग्रेसिव है, बिकॉज़ पुअर और रिच को इक्वली पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट इज़ इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर क्या है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है, अब वो कंपनी है तो क्या कर रहे हैं, वो कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को इस तरीके से मैनिपुलेट करेगी कि उसका ये बताएगी कि उसका प्रॉफिट 0 हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट हुआ 10 करोड़ का, पर 10 करोड़ की उसने इस बार क्या हुआ, एक्सपेंड कर लिया, मशीनरी खरीद ली। तो उसकी वजह से हर साल अगर यही करती रहेगी तो उसका प्रॉफिट तो क्या हो गया, 0, और प्रॉफिट 0 हो गया मतलब कंपनी तो ग्रो कर रही है, इतना टर्नओवर है,
बट टैक्स नहीं देगी बिकॉज़ प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा। तो इस केस में क्या हुआ, एक कंडीशन रखी गई कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी कि हर कंपनी को कुछ मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव उसका जो भी प्रॉफिट एंड ऑल है, ठीक? तो इसमें क्या होता है, मिनिमम जो होता है वो कॉर्पोरेट के लिए लगता है, बट एक और हम लाए हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स दैट इज़ बेसिकली एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। अब देख रहे हैं इसमें क्या है, सेफ हार्बर रूल्स। अब देखिए सेफ हार्बर्स का क्या है कि कुछ रूल्स हैं। अब देखिए मानिए कि एक कंपनी है, कंपनी ए है। अब कंपनी ए को ऐसे समझिए डोमिनोज, ये डोमिनोज इंडिया एंड दिस इज़ डोमिनोज चाइना। अब मान लीजिए कि चाइना के अंदर जो टैक्स रेट है वो 2% है, इंडिया के अंदर 10% है, ठीक? अब ये कंपनी ने मान लीजिए कि यहाँ टर्नओवर किया, इसका प्रॉफिट हुआ ₹100 का। अगर इसका ₹100 का प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या कर रही है, इसको ₹100 पे ₹10 देने पड़ेंगे। बट अगर मान लीजिए ये कंपनी क्या कर रही है कि ये दोनों चेन कनेक्टेड है, तो यहाँ से कुछ सामान खरीदती होगी, तो ये क्या करेगी, जो भी इससे सामान खरीद रही है, वो बहुत हाई रेट पे खरीदेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा में आप कैप्सिकम मँगा रहे हैं, तो ये चाइना के अपने डोमिनोज़ से कैप्सिकम मँगाएगी। कैप्सिकम का प्राइस चल रहा है ₹10, ये बोलेगी नहीं, हम तो इनसे बहुत कॉस्टली खरीद रहे हैं ₹90 का। इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, बिकॉज़ कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई और प्रॉफिट बेसिकली शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, चाइना में, और प्रॉफिट चाइना में शिफ्ट हो जाएगा, तो प्रॉफिट पे टैक्स कम लगेगा। इस तरीके से टैक्स ये सेव कर लेते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं सेफ हार्बर रूल्स। मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, अगर 2 कंपनीज़ हैं और एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, डोमिनोज़ चाइना एंड डोमिनोज़ इंडिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको इन दोनों को ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा कि ये दोनों आर्म्स लेंथ में हैं। मतलब क्या है, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं है। और इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पे मिनिमम इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मार्केट में कैप्सिकम का प्राइस चल रहा है ₹10, तो मैक्सिमम आप क्या होगा 15 से ₹5, ये एक एवरेज रेट है। इससे बियॉन्ड आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 15 से ₹90 में कैप्सिकम खरीद रहे हैं, दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो यही कुछ रूल हैं जो सेफ हार्बर रूल्स के अंदर आए हुए हैं कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल है और एक होता है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने कैप्सिकम खरीदा है, उसकी प्राइस 5 से 15 के बीच में है, तो उस केस में जो कंपनी का प्रॉफिट है, उस केस में जो टैक्स ऑफिशियल्स हैं, वो कंपनी से ये नहीं बोलेंगे तुमने ज़्यादा में खरीदा है, कम में खरीदा है। क्योंकि इतना मैनेजेबल है, कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है। सो दैट यहाँ पे कंपनी भी सफ़र नहीं करेगी, टैक्स ऑफिशियल भी उनको हैरेस नहीं कर पाएँगे। तो दीज़ आर बेसिकली एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इसमें प्राइस को पहले ही फिक्स कर दिया जाता है, दैट इज़ मैक्सिमम होल्डिंग लिमिट। इससे ज़्यादा पे आप नहीं खरीद सकते। एक टर्म होता है क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या है, जो हमने देखा था अभी, वो बेसिकली ट्रांसफर प्राइसिंग था, बिकॉज़ हम जो प्राइस है उसको ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है? आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल बता ही चुका हूँ कि दोनों सब्सिडियरी को ऐसे डील करना पड़ेगा जैसे वो दोनों से एक-दूसरे से रिलेटेड नहीं है और एक-दूसरे से आर्म्स लेंथ पे हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग जैसे बताया था अभी, ये कंपनी ने क्या किया था, इसने अपना प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया था और इंडिया का जो बेस है वो इरोड कर दिया और प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया था। दैट इज़ व्हाट वी कॉल बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये हम देख चुके हैं। सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स, अब क्या है कि मान लीजिए कि अगर सिक्योरिटीज़ जो है एफआईआईज़ आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब मान लीजिए कि क्या आज वो इंडिया में आए 1 लाख करोड़ लेके, कल निकल गए, फिर परसों फिर आ गए। तो सोच रहे हैं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक टैक्स लगाया गया, सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स, सो दैट अब एफआईआई एक बार आ रहा है, तो वो निकाल के जाएगा, फिर कल फिर आएगा, तो उसका टैक्स तो कट ही रहा है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ईज़ी मूवमेंट नहीं होगा और स्टेबिलिटी आ जाती है। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, फाइनेंस एक्ट ऑफ 2004 के अंदर। नेक्स्ट इज़ जीएसटी, इसमें अभी नए रिफॉर्म के अंदर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था 101 अमेंडमेंट से। इट एलिमिनेटेड कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। व्हाट इज़ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस? ऐसे समझिए कि आपका ये ब्रेड है और आप ब्रेड से बनाने के लिए आपने व्हीट खरीदा होगा। और जब आपने व्हीट खरीदा होगा, तो क्या व्हीट पे क्या होगा, मान लीजिए कि व्हीट से आपने कुछ टैक्स पे किया होगा खरीदने के साथ। तो टैक्स ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं। अब जब आप ब्रेड बेचेंगे, तो क्या है, व्हीट पे तो आप टैक्स पे ही कर चुके हैं ऑलरेडी। अब उसमें क्या हो रहा होगा कि व्हीट प्लस ब्रेड, यानी कि जो आपने एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की है, आपको टैक्स तो उस पे देना था ना, बिकॉज़ व्हीट पे तो आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। बट यहाँ क्या हो जाएगा, आपको पूरे ब्रेड पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि इसका डबल पेमेंट हो रहा है। बीट में ये भी इसमें भी बीट इंक्लूडेड था और ब्रेड में भी बीट इंक्लूड है। डबल पेमेंट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। इसके अंदर क्या है कि जीएसटी में इसको रिमूव कर दिया गया है। अगर आपने बीट में टैक्स दे दिया है, तो यहाँ आपको रिमेनिंग जो भी वैल्यू ऐड की है, उसके अंदर आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर जीएसटी के अंदर कोई डिस्प्यूट है, तो उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसमें आपको इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में आप देखिए आर्टिकल 279 ए है, इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको एटलीस्ट वन्स एवरी क्वार्टर मिलना मैंडेटरी है। सॉरी, चेयर करते हैं इसको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब वेटिंग सिस्टम क्या है कि 1/3 वोट किसके पास है? सेंटर के पास। 2/3 किसके पास है? स्टेट के पास।
तो इसमें क्या है, लेकिन वोटिंग के लिए हमको चाहिए 75%, तो बनता है आप समझिए 33 और ऑलमोस्ट 66। तो अकेला कोई ना सेंटर ना अकेला स्टेट डिसीजन नहीं ले सकता जब तक दोनों सहमत नहीं होंगे। नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब देखिए, मान लीजिए कि चाइना के पास मास प्रोडक्शन हो रहा है। अब मास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस इकट्ठा हो गया है और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोड्यूस है कि वो उसको इंडिया के अंदर बहुत चीप रेट में डंप कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो क्या करेगी, इस पे टैक्स लगा देगी, सो दैट हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। उसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़। ऐसे मान लीजिए कि हमारे नेक्स्ट है सेफगार्ड ड्यूटी। इस केस में क्या लगा रहे हैं हम, सेफगार्ड मतलब मान लीजिए कि सोलर पैनल्स हैं। अब सोलर पैनल चाइना में कंपैरेटिवली सस्ते हैं, तो अब इंडिया में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सोलर पैनल चाइना से इंपोर्ट कर लिए जा रहे हैं। तो हमारा खुद का क्या होगा कि डेवलप नहीं होगा सोलर मार्केट। इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे सेफगार्ड लगा सकती है, सो दैट इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। बट ये क्या होगा, लिमिटेड टाइम पीरियड की होता है, नॉट मोर देन 4 ईयर्स के लिए। एक्सट्रीम सिचुएशंस में 8 ईयर तक इसको एक्सटेंड किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑफ बजट बोरोइंग। अब ऑफ बजट बोरोइंग मतलब क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट कुछ बोरो कर रही है, तो वो क्या होगा, उसके फिस्कल डेफिसिट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट मान लीजिए कि गवर्नमेंट, उसकी कोई पीएसयू है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, उसको बोल रही है कि तुम पैसा उठा लो मार्केट से। तो ये बोरो करेगी और इससे गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा ले लेगी। या फिर इन केस मान लीजिए इसको गवर्नमेंट को पीएसयू को फंडिंग दे देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, हम तुमको फंडिंग नहीं कर रहे हैं, तुम मार्केट से उठा लो, हम गारंटी दे रहे हैं और बाद में मार्केट को हम ही पे करेंगे। बट इस केस में आप समझिए कि पैसा एचएएल ने उठाया है, तो गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ आर्टिफिशियली क्या हो रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है फिस्कल डेफिसिट को, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करेगी कि बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं। ऑल्दो आप देखेंगे कि उतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट कम नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। ये इश्यू बहुत ज़्यादा आ रहा था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, जहाँ गवर्नमेंट उसको फोर्स कर रही थी कि मार्केट से तुम बहुत सारा पैसा उठाओ। तो देखिए 2 टाइप के मार्केट होते हैं, मनी और कैपिटल। अब मनी में क्या हो रहा है, कोई भी अगर ड्यूरेशन इसका 1 साल से कम है, तो मनी हो जाएगा। अगर 1 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन है, तो वो कैपिटल मार्केट में यानी लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट, अब देखिए ये पीवाईक्यू था, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट ये हो जाएंगे ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, मतलब बैंक एक दूसरे से पैसा ले रहे हैं ओवरनाइट के लिए। कमर्शियल पेपर, इस केस में क्या हो रहा है कि ये कॉर्पोरेट जो बैंक्स हैं और कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं, वो क्या कर रही हैं, उनको पैसा चाहिए। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, पेपर निकालते हैं जिसको बोलते हैं कमर्शियल पेपर। वो और बदले में पैसा लेती हैं, और उस कमर्शियल पेपर इज लाइक अ बॉन्ड, जिसपे उनको इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलता रहेगा और मेच्योरिटी पीरियड पे उनका पैसा रिटर्न हो जाएगा। सेम चीज़ अगर बैंक को करना है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू करने पड़ते हैं। और अब कैपिटल मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं शेयर्स और इक्विटी होते हैं, या बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, वो कैपिटल के अंदर आएँगे। वो एक ये देख सकते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब क्या है देखिए, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अल्टरनेट मतलब क्या है कि नॉर्मली हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं कि कंपनीज़ में एंड ऑल में, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उस केस में अगर ऐसी जगह कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता है कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आते हैं, फंड कंट्रीब्यूट करते हैं, और उनको जो नॉर्मल चीज़ों में जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं करते, उनमें इन्वेस्ट किया जाता है, सो दैट स्टार्टअप एंड ऑल इकोसिस्टम बूस्ट हो। इक्विटी डेरिवेटिव, तो मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि कोई भी आपके पास गोल्ड है। अब गोल्ड को क्या कर रहे हैं आप, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो गोल्ड में, और जो बॉन्ड होगा और एक पेपर है, उसकी वैल्यू डिराइव कहाँ से हो रही है? उसके पीछे रखे गोल्ड से बेसिकली। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी डेरिवेटिव। फ्रंट रनिंग, मान लीजिए कि कल एनएचपीसी है। अब एनएचपीसी को कल एक नया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, बहुत बड़ा, 2 गीगावाट का। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। बट अगर बोर्ड मीटिंग में जो बोर्ड मेंबर्स हैं, उनको तो ये पता है, बट क्या है, आउटसाइडर को नहीं पता। तो बोर्ड मेंबर्स क्या करेंगे, अपनी फैमिली वालों, रिलेटिव वालों को अगर पहले ही बता दें, और वो लोग मार्केट में एनएचपीसी के बॉन्ड खरीद लें, और या मार्केट में इन्वेस्ट करके एनएचपीसी से प्रॉफिट कर लेंगे, बट ये लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्या होंगे, फ्रंट रनर बन जाएंगे। इसको रोकने की इलीगल प्रैक्टिस है, और इसको सेबी रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज बॉन्ड यील्ड का कंसेप्ट है। कि अब देखिए क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट से क्या इम्पैक्ट होता है बॉन्ड यील्ड पे। अब देखिए यहाँ इंटरेस्ट रेट किसकी बात चल रही है, बैंक के। अब देखिए मान लीजिए आरबीआई है। अब आरबीआई ने क्या किया, बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। तो बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, तो देखिए बॉन्ड और आरबीआई में दोनों में स्टेबिलिटी ज़्यादा कहाँ होगी, आरबीआई के अंदर। तो लोग क्या करेंगे, बैंक से इन्वेस्ट करना, आरबीआई के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा चाहेंगे रेदर देन बॉन्ड्स में। तो जिसके पास भी बॉन्ड्स होंगे, वो क्या करेंगे, बॉन्ड्स को बेचेंगे। अब बॉन्ड्स जब भी बेचेंगे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो बॉन्ड्स बेच रहे हैं हम, तो बॉन्ड्स का सप्लाई ज़्यादा,
और हमको पता है किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी क्या होती है, प्राइस कम हो जाती है। कोई लेना नहीं चाहेगा, इतने बॉन्ड हैं। अब बॉन्ड होता क्या है, आप समझिए कि एक पेपर इंस्ट्रूमेंट है जिस पे लिखा होगा कि ₹100 का बॉन्ड है और इस पे जो भी इसके जिसके पास भी ये पेपर होगा, उसको इंटरेस्ट ₹10 मिलेगा हर साल। ये तो फिक्स हो चुका है, अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? ये तो जिसके पास पेपर होगा उसको एट द एंड ₹100 मिलेंगे और हर साल ₹10 मिलेंगे। तो इसमें वेरिएशन कैसे आता है बॉन्ड डील में, आप समझिए कि अब क्या हो रहा है कि बॉन्ड बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुके हैं, अब बॉन्ड बहुत ज़्यादा आ गए, तो इस पे तो प्राइस ₹100 लिखी है, लेकिन जो भी इंडिविजुअल होगा, वो बोलेगा भाई इतने ज़्यादा बॉन्ड हैं, हम नहीं खरीद रहे। तो कोई इंडिविजुअल क्या बोलेगा कि भाई तुम एक काम करो ₹90 में मेरे से खरीद लो, बट इस पे प्राइस तो क्या है ₹100 है और आपको इंटरेस्ट तो ₹10 ही मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जा रहा है देखिए, इस बंदे ने ₹100 इन्वेस्ट करके हर साल इसको ₹10 मिल रहे थे, बट इस इंडिविजुअल को क्या हो जाएगा ₹90 इन्वेस्ट करके हर साल ₹10 मिलेंगे। तो सोचिए 100 पे 10 मिल रहे हैं, 90 पे 10 मिल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यील्ड ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। अब वाइस वर्सा यहाँ क्या हो जाएगा कि ये बॉन्ड है, इस पे प्राइस लिखा हुआ है 100, यील्ड है 10%। अब क्या हो जाएगा कि बॉन्ड आरबीआई का इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो सब लोग बॉन्ड खरीदने लगेंगे। अब बॉन्ड खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जिस इंडिविजुअल के पास बॉन्ड है, वो बोलेगा मैं क्यों बेचूँ? तो कोई और दूसरा पर्सन आएगा, वो बोलेगा कि क्या, कि तुम एक काम करो, मेरे से 100 मुझे बॉन्ड दे दो। तो पहले उस इंडिविजुअल को क्या था, इसको क्या मिल रहे थे, ₹100 दे के ₹10 मिल रहे थे हर साल। अब देखो इसको क्या मिल रहा है, ₹120 दे के ₹10 मिल रहे हैं। तो इसका क्या हो गया, नेट मार्जिन कम हो गया, यानी कि जो बॉन्ड पे यील्ड हो रहा होगा वो कम हो गया। दैट इज़ द बेसिक कांसेप्ट बिटवीन बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस से कैसे इम्पैक्ट हो रहा है बॉन्ड यील्ड पे एंड इंटरेस्ट रेट से आरबीआई से। अब एक होता है ट्रांजिशनल बॉन्ड्स। अब देखिए ट्रांजिशनल बॉन्ड्स क्या होंगे, क्या हो रहा है कि यहाँ से ट्रांज़िशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट से हम किसकी बात कर रहे होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की। तो जो भी ये सब बॉन्ड्स हैं, वो अंदर ऐसे इस पर्पज़ के लिए जो भी बॉन्ड इश्यू किए जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल बॉन्ड। नेक्स्ट इज़ एडिशनल टायर बॉन्ड्स। ये बहुत न्यूज़ में थे, किस कॉन्टेक्स्ट में, येस बैंक के कॉन्टेक्स्ट में। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए किसी बैंक को कैपिटल रेज़ करना है, तो बैंक क्या करेगा, एक तरीके का बॉन्ड इश्यू करेगा और बॉन्ड में बोलेगा कि तुमको हम ये बॉन्ड दे रहे हैं, इस बॉन्ड के अंदर क्या लिखा हुआ कि इंटरेस्ट रेट 10%, मतलब हर साल तुमको जो भी कैपिटल तुमने दिया है, उस पे ₹10 मिलेंगे। बट हमने नॉर्मल बॉन्ड में क्या देखा था कि एट द एंड ऑफ ये अगर टेन्योर उसका 5 साल का होगा, तो हर साल इसको 10-10 रुपए मिलेंगे और 5 साल बाद इसने जो भी पैसे दिए थे, वो मिल जाएँगे। बट एडिशनल टायर बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है कि जो कैपिटल है कभी रिटर्न नहीं होता। यानी कि सिर्फ़ इसको हमेशा जब तक ये है ₹10 मिलते रहेंगे, बट ये जो उसने इनिशियल फंडिंग की थी, वो कभी नहीं मिलेगी। तो आप सोच रहे होंगे इसमें बैंक लोग इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लोग इन्वेस्ट इसलिए करेंगे, देखिए पहले तो क्या है, बैंक का फेल होने का चांस कम है। अगर इसने ₹100 दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 10 साल में इसके ₹100 निकल गए। 10 इंटू 10 ₹100 इसके पास आ चुके हैं, मतलब इसका कैपिटल रिकवर हो चुका है और उसके बाद इसके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, ₹10-10 आते रहेंगे, ठीक है? वेरी रेयर केस होता है जिसमें क्या हो रहा है कि बैंक ये पैसा पटाने से पहले ही बैंक फेल हो जाए, वो हुआ था येस बैंक के अंदर, ठीक है? अब इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि हाँ, आप ये नहीं बोल सकते बॉन्ड बैंक से कि अरे तुम बॉन्ड वापस ले लो और मुझे पैसा दे दो। बट अगर बैंक बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और उसको लग रहा है कि यार ये तो बर्डन है, तो बैंक के पास ये राइट है कि बैंक इसको बोलेगा तुम अपने पैसे रिटर्न लो और हमें हमारा बॉन्ड वापस दे दो, ठीक है? तो बैंक के पास कॉल का ऑप्शन है। नेक्स्ट इज़ यूपीआई। इस बार आप देख रहे हैं यूपीआई पीपीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि यूपीआई को रिसेंटली कौन-कौन सी कंट्रीज़ यूपीआई यूज़ कर रही हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पहली अफ्रीकन कंट्री कौन-सी बनी है, नामीबिया, ठीक है? इसको जो हमारी यूपीआई है उनको मॉनिटर कौन करता है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और इसको बनाया गया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के अंदर। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज़ हैं लाइक भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई। ये इस बार वाला 25 में क्वेश्चन पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके 150 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसलिए ये न्यूज़ के अंदर है। तो इसके बारे में आप ये समझ सकते हैं कि ये नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने इसको एस्टैब्लिश किया था 1875 में। ये एशिया का पहला एंड वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये पहला है जो लिस्टेड किया गया था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बीएसई को। अब इंडिया की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग है जो वो है वो इम्प्रूव हो गई है। अब इम्प्रूव हो गई है तो क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि इंडिया को लोन लेना है, तो लोन लेना है तो देखो सबसे पहले कंट्रीज़ क्या देखेंगी? क्रेडिट रेटिंग। अरे आप इंडिविजुअल भी लोन लेने जाएँगे तो अगर आपका मान लीजिए रेटिंग जो क्रिसिल स्कोर है या क्रेडिट स्कोर है कम होगा, तो आपको लोन महँगे में मिलेगा। और अगर ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको लोन सस्ते में मिल जाएगा। बस इंटरनेशनल लेवल पे जो ये कंपनीज़ कर रही हैं उनको हम बोलते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं कि सोवरेन क्रेडिट रेटिंग। ये रेटिंग कौन करता है बेसिकली, तो कुछ एजेंसीज़ हैं लाइक एस&पी, फिच एंड मूडीज़ इस हिसाब से होती हैं। अब हमको लोन सस्ते में मिल जाएँगे। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए व्हाट इज़ एफपीआई और एफडीआई के बीच में डिफरेंस। देखिए जब भी एफडीआई आ रहा है मतलब क्या है, कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने की सोच रहा होगा और एफपीआई वो है मतलब क्या है, इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए बस प्रॉफिट पर्पज़ के लिए आ रहा है, उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई स्कोप नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं
अगर आपका लॉन्ग टर्म का स्कोप है तो आप उसमें ऑब्वियसली 10% या उससे ज़्यादा ही करेंगे। बट आपका इरादा है कि हम जल्दी भाग जाएँगे, तो आप बहुत पैसा पैसा फँसाना नहीं चाहेंगे, वो लेस देन 10% रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% आपका आएगा एफपीआई में, एफआईआई के अंदर, और मोर देन 10% कम्स अंडर द एफपीआई। ये कैपिटल मार्केट के पार्ट हो जाएँगे। और अगर ये क्या होता है, हाई वोलेटिलिटी होता है, और ये क्या होता है, किसी भी दिन क्या है 10% है तो तुरंत बेच के भाग जाएँगे। ये कंपैरेटिवली स्टेबल ग्रोथ हमको देता है। ठीक है? अब एफडीआई देखिए, अब इंडिया का नेट एफडीआई इन्फ्लोस है फॉलोइंग बाय 96%। ये एफडीआई हमारा कम हो गया है। 2 टाइप का एफडीआई होता है, एक ग्रॉस होता है, एक नेट होता है। मान लीजिए कि इंडिया में आया एफडीआई ₹100 का, और इंडिया ने यूएसए में ₹10 का एफडीआई भेजा। अंबानी जी ने वहाँ इन्वेस्ट किया। तो नेट हमारा क्या हो जाएगा 90, ग्रॉस क्या हो जाएगा 100। ठीक है? अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एफडीआई आने में बहुत सारे लोग आते क्यों नहीं थे? कि बहुत सारे अप्रूवल एंड ऑल लिखना रिक्वायर्ड होते थे रिज़र्व बैंक से, गवर्नमेंट से। तो इसलिए मैक्सिमम सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट, जिसमें अंदर आपको परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। बट अब देखिए कि कुछ सेक्टर ऐसे रखे हैं गवर्नमेंट ने जिनमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो सब सेक्टर कौन से होंगे? जैसे रेलवेज़ हुआ, एटॉमिक एनर्जी हुआ, चिट फंड निधि, गेमिंग एंड ऑल, उसके अंदर आपने परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले पूछ चुका है कि एफडीआई, तो एफडीआई सबसे ज़्यादा किस में आया है इंडिया में? आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में, सेकंड पे आया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पे, थर्ड इज़ ट्रेडिंग में। सोर्स का कंट्री वाइज़ देखेंगे तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा, उसके बाद मॉरिशियस और उसके बाद यूएसए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो भी 10% से ज़्यादा स्टेक होता है उनको फॉरेन पोर्टफोलियो बोलते हैं। अगर वो 10% से इंक्रीज़ कर रहे हैं मतलब क्या है, वो लॉन्ग टर्म विज़न देख रहे हैं, ऑब्वियसली वो एफडीआई में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रूपी का मतलब है कि हम रूपी को इंटरनेशनल मार्केट में चाह रहे हैं कि और भी कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट करें और रूपी के अंदर ट्रेडिंग थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो इसके लिए आप देखेंगे 2 कंटेक्स्ट होते हैं, एक होता है नॉस्ट्रो अकाउंट और एक होता है बोस्ट्रो अकाउंट, 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है, कैसे होते हैं, उसको समझते हैं। देखिए नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है कि मान लीजिए कि कोई इंडियन बैंक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एसबीआई। अब वो क्या कर रहा है, यूएसए का सिटी बैंक है, मान लीजिए कोई बैंक है यूएसए का। उसके अंदर क्या खोलेगा, खाता खोलेगा एसबीआई, और वो किसमें खोलेगा, डॉलर में। तो मान लीजिए जब भी हमको डॉलर में पेमेंट करना होगा, तो हम तुरंत एसबीआई का जो अकाउंट डॉलर में है, उससे सिटी बैंक में पेमेंट कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा अकाउंट है, तो नोस्ट्रो मतलब है आर्स। एसबीआई का अकाउंट है ना वहाँ, तो इसको हम बोलते हैं नोस्ट्रो का मतलब होता है आर्स अकाउंट। बट बोस्ट्रो का मतलब क्या है, योर्स। मतलब मान लीजिए कि एसबीआई के अंदर जो यूएसए का सिटी बैंक है, वो एक खाता खोल दे रहा है, सिटी बैंक। अब वो खाता खोलेगा रुपी में, तो कभी भी कोई यूएसए की कंपनी है जिसको रुपी में पेमेंट करना है, तो वो सिटी बैंक को बोलेगा ट्रांसफ़र कर दो। तो ये क्या हो रहा है कि ट्रांसफ़र ईज़ी हो जा रहा है, तो अगर ट्रांसफ़र ईज़ी होगा तो कंट्री ज़्यादा इंडियन रुपी में ट्रेड करना चाहेंगी। इंडियन रुपी में ज़्यादा ट्रेड होगा तो इसलिए इंटरनेशनलाइज़ेशन ऑफ द रुपी होगा, ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट इज़, अब रिसेंटली अब टाइम पे आप देखेंगे फ़ोकस कहाँ बढ़ता जा रहा है, रीढ़ और नीर पे। तो बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है रीढ़ और नीर के ऊपर। 1 नहीं 2 बार पूछा है, तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट बन जा रहा है। ठीक है? अब देखिए नीर क्या होता है और रीढ़ क्या होता है? अब इफेक्ट देखिए, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और एक होता है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जिसको हम बोल रहे हैं रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल मतलब क्या है कि $1 में, $1 में कितने रुपीस आ रहे हैं? फॉर एग्जांपल 90, तो ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। बट अगर मान लीजिए इसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर ले रहे हैं, तो फिर वो रियल। जैसे हम जो जीडीपी में देखते हैं, ईयरली जीडीपी क्या है, मान लीजिए कि 10% आया, बट रियल जीडीपी 10 थोड़ी होता है, क्या होता है, 2% किससे होता है, इन्फ्लेशन से हो गया। तो रियल जीडीपी 8% आएगा। तो हमको इससे क्या मिल रहा है कि हमको महँगाई की वजह से, अगर मान लीजिए कि 2012 में जीडीपी ग्रोथ रेट था नॉमिनल 8%, और 2014 में जीडीपी ग्रोथ रेट है 12%, बट इस टाइम पे इन्फ्लेशन था 1% और अभी इन्फ्लेशन है 7%। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि रियल जीडीपी में ग्रोथ यहाँ कितना था, 7%, बट अभी कितना है, 5%। बट हमको नॉमिनल जीडीपी क्या दिखा रहा है, 12%। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन भी हमारी जीडीपी को इंक्रीज़ कर सकता है। सेम वे में डॉलर, जो इंडिया का नॉमिनल एक्सचेंज रेट 90 दिखा रहा है, बट ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन में वेरिएशन की वजह से हो सकता है कि रुपी या तो वीक हो या फिर रिलेटिवली स्ट्रेंथन हो जाए, बिकॉज़ इन्फ्लेशन में वेरिएशन होगा। तो बट रील नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में जो देखा, सेम वे में नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट होता है। बट इफेक्टिव आ जा रहा है, मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट हम एक कंट्री से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ यूएसए से भी होगा हमारा, कुछ जापान से होगा, कुछ सऊदी से होगा, अलग कंट्री से होगा। उन सब का जो भी एवरेज निकल के आएगा, उसको हम बोल देते हैं नीर और रीर, डिपेंडिंग कि हम नीर के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, रीर के अंदर करते हैं। तो जब तक हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू को नहीं देखेंगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी करेंसी स्ट्रेंथन हो रही है या वीक हो रही है। इसलिए क्या होता है कि रीर इज़ अ बेटर टर्म टू मेजर कि हमारे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। अगर रीर हमारा स्ट्रेंथन हो रहा है, मनी मनी स्ट्रेंथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, मनी मतलब $1 के बदले कम पैसे मिलेंगे।
$1 के बदले अगर कम पैसे मिलेंगे तो लोग इंडियन ट्रेड को, इंडियन एक्सपोर्ट्स को कम खरीदेंगे, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे। अब रेमिटेंसेस टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। अब एक है लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम, इस पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कि आपको इंडिया से यूएसए में आप पढ़ रहे हैं, आपके चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा कि आपको पैसे ले जाने पड़ेंगे, बट वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे ले जाके डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाना पड़ेगा। तो कितना रुपी या आप डॉलर में रुपी को कन्वर्ट करके ले जा रहे हैं, उसमें क्या है कि गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई इतना डॉलर क्यों ले जा रहे हो तुम? तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि एक स्कीम आई है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके अंदर अगर आप $25,000 तक पर साल अगर ले जा रहे हैं, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट की अप्रूवल की की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली ले जा सकते हैं। बट ये किस-किस को अवेलेबल नहीं है, कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म्स को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर देखिए क्या हुआ है, ट्रेड इंक्रीज़ होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी है इसके अंदर। मान लीजिए कि वहाँ पे कोई कम इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो वहाँ भी प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करता होगा, अब इंडिया में आ रहा है और उसका ट्रांसफ़र हो गया, तो वो वाला प्रोविडेंट फंड को यहाँ वो कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ दोबारा उसको शुरू करने की या दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम बोल रहे हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, इसको अवॉइड करना है, अवॉइड करना है। ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा ऑलमोस्ट 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू का। एक होता है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, क्या होता है कि एफडीए साइन करने से पहले हम देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं, उसमें उसको हम बोलते हैं एक मतलब प्रीकर्सर टू एफटीए, जिसको हम बोलते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन है मोस्ट फेवर्ड नेशन का। मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्या होता है, स्टेटस होता है जो डब्ल्यूटीओ के अंदर हम दे रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि कंट्रीज हमको, ऐसा नहीं है कि हम मोस्ट फेवर्ड में नाम से ऐसा नहीं समझना है कि किसी कंट्री को हम मोस्ट फेवर्ड स्टेटस दे रहे हैं उसको सस्ते में देंगे। मतलब क्या है कि हमको सब कंट्रीज़ को इक्वली ट्रीट करना है, किसी को हम मोस्ट फेवर या स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते कि यानी टैक्स कम कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना से चॉकलेट आ रहा है और नेपाल से चॉकलेट आ रहा है, तो उस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते कि नेपाल दोनों को अगर एमएफएन स्टेटस दे रखा है, तो हम वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर हम एमएफएन स्टेटस अगर हम चाइना को नहीं देंगे, तो वो हमें भी नहीं देगा, इसलिए एक दूसरे को दे देते हैं। उसके बाद हम इसको क्या है कि अलग-अलग टैक्सेशन नहीं कर सकते। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट देख लेते हैं। एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सबसे पहले। इसमें अंदर क्या कर रहे हैं, हम कुछ गुड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर हम बोलते हैं इन पे हम टैक्स कम कर देंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर हम मोस्ट ऑफ द गुड्स पे टैक्स कम कर देते हैं। एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके अंदर क्या हो रहा है, अदर एरियाज को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं लाइक सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड ऑल सब चीज़ को। कस्टम यूनियन क्या हो जाता है कि जीरो ड्यूटी अमंग कंट्रीज एंड कॉमन टैरिफ अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है, एक तरीके से एक यूनियन बन गया है, तो तुम बाहर को सबको अलग ट्रीट कर रहे हो और इस पूरी यूनियन को एक तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। उसका कॉमन मार्केट में फ्री मूवमेंट अलाउ हो जाता है लेबर और कैपिटल का, जो ईयू में हम देख रहे हैं। और उसके बाद जब पॉलिसीज़ भी सारी, जैसे यूरोपियन यूनियन बन गया, यूरोपियन पार्लियामेंट बन गया, सारी पॉलिसीज़ भी वो एक साथ बना रहे हैं, तो फिर उसको बोलते हैं इकोनॉमिक यूनियन, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट इज इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब देखिए ऐसा नहीं है पूरी यूरोपियन यूनियन ने ये एग्रीमेंट साइन किया हो, कुछ कंट्रीज़ हैं, बलूचिस्तान, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, इनके साथ हुआ है। इनके अंदर आप देखेंगे स्विट्ज़रलैंड सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और आप देखेंगे इनके साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, स्विट्ज़रलैंड के साथ सबसे इनमें हाईएस्ट है बिकॉज़ ऑफ गोल्ड ट्रेड, ठीक है? इसके अंदर क्या है, बाइंडिंग कंडीशन है कि 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा और 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब जनरेट होंगी। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये ट्रेड एग्रीमेंट से हम विथड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। अब देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का पर्पज़ क्या होगा, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे होंगे हम। इसके अंदर क्या है, 2 कंपोनेंट है। एक के अंदर हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे और दूसरे के अंदर टेक्नोलॉजिकल या मार्केट एक्सेस के बारे में बात करेंगे, सो दैट हमारे एक्सपोर्ट को हम बूस्ट कर पाएँ। देखिए ओवरऑल आप देखिए कि इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर 21% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है? और इंडिया का शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट में आप देखेंगे सिर्फ 2.5% है। आप देखेंगे ब्रिटिश के आने से पहले हमारा 20 टू 25% था वर्ल्ड का और अभी 2.5% है। तो समझ सकते हैं हम ब्रिटिश ने कितना ज़्यादा हमको एक्सप्लॉइट किया और हमारे इकोनॉमी को ऑलमोस्ट कोलैप्स की वर्ज पे ला दिए थे। अब देखिए इंडिया का जो टोटल ट्रेड है मर्केंटाइल्स गुड और सर्विस ट्रेड का वो रीच हो चुका है 824 बिलियंस पे, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव किया है। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। अब देखिए क्या है कि अब मान लीजिए छोटी-छोटी एसएमईज़ हैं, अब उनको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब प्रोड्यूस करने के लिए उनको चाहिए कैपिटल, तभी तो वो एक्सपोर्ट कर पाएँगे। अगर हमको एक्सपोर्ट प्रमोट करना है, तो हमको इनको क्या कराना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में देना पड़ेगा, इंसेंटिव देने पड़ेंगे। बट क्या है, टेक्नोलॉजी भी इनको लानी है, तो इनको चाहिए लोन। लोन के लिए इनके पास कोलैटरल नहीं होता। तो अब बैंकों को लगता है कि अगर मान लीजिए ये बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसने अगर इनका लोन पे नहीं किया या सॉरी इनका गुड्स जो है खरीदा है, उसका पैसे पे नहीं किए, तो ये हमारा लोन पे नहीं कर पाएँगे। इसलिए बैंक्स इनको पैसा नहीं देते, टेक्नोलॉजी नहीं आती और इससे क्या हो रहा है, हमारे एक्सपोर्ट प्रमोट नहीं हो रहे हैं।
इसी कंटेक्स्ट में आती है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर। इसके अंदर क्या है कि जब भी आप बैंक के पास कोई एमएसएमई या छोटी कंपनी लोन लेने जाएगी, तो उस केस में उनको कोलैटरल नहीं देना पड़ेगा, बट क्या करेगा, जो बैंक होगा, उसको गवर्नमेंट जो है बेसिकली गारंटी देगी कि अगर इन केस ये पे नहीं करेंगे, तो हम तुम्हारा लोन पे कर देंगे, सो दैट बैंक ईज़िली इनको लोन देगा, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और एक्सपोर्ट प्रमोट हो जाएँगे। अब आप देखेंगे क्या है, नेक्स्ट इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आप देख रहे हैं, इसको देखा जा रहा है एज़ एन अल्टरनेट टू डब्ल्यूपीआई। अब ऐसा क्यों देखा जा रहा है, वो देखिए आप। मान लीजिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है? अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब भी होलसेल में मार्केट में जो चीज़ें सेल हो रही हैं, उनका क्या प्राइस है उसको मेज़र करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो होलसेलर टैक्स पे कर रहे हैं वो इंक्लूड हो जाता है। तो मानिए कि अगर प्राइस इंक्रीज़ नहीं हुई बट टैक्स इंक्रीज़ हो गए, तो भी हमको क्या लगेगा, प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है। इसलिए ये प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं करता। जबकि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, ये एक्चुअली हम कम जैसे ही जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है, उसके गेटवे पे क्या प्राइस है उसको हम रिफ्लेक्ट देख रहे हैं, उसको मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हमको टैक्सेस का कोई रोल नहीं है, तो हमको एक्चुअल प्राइस का पता लगता है, इसलिए हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है? इसके अंदर गुड्स और सर्विस दोनों को इंक्लूड है, इसके अंदर सर्विसेज़ इंक्लूड नहीं है, ये भी एक रीज़न है। तो ये कुछ कंपैरिज़न है इन तीनों के बीच में। पहला कंपैरिज़न क्या है, कि आप देखेंगे कि इसको कौन रिलीज़ करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एनएसओ रिलीज़ करता है, मोस्पी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसको रिलीज़ करता है नीति आयोग, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है, ये जीडीपी डिफ्लेटर जो हम निकालते हैं, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग बाय आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछा है आपसे, ठीक है? अब नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबरर्स, इसको रिलीज़ करता है लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है? इसको रिलीज़ करता है कौन? यूएनडीपी। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इंडिया के अंदर कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग, दैट इज़ नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हाल ही में रिलीज़ हुई है। अब किसने रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं इसके अंदर कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट निकल के आए हैं कि जो 1% वर्ल्ड ओवर जो 10% लोग पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड की 75% वेल्थ को होल्ड करते हैं और बॉटम 50% सिर्फ 2% को होल्ड करते हैं। इंडिया के अंदर थोड़ा-सा बेटर है, बट इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे 10% जो टॉप अर्नर्स हैं, वो 58% नेशनल इनकम को होल्ड करते हैं और बॉटम 50% जो है वो सिर्फ 15% को होल्ड करते हैं। इसको निकालने के लिए एक होता है कज़नेट्स रेशियो, उसका एक एग्ज़ाम्पल क्या है, उसी के अंदर आता है एक टाइप जो है पाल्मर रेशियो। मान लीजिए कि कंट्री में ग्रोथ हुई है ₹100 की, तो रिच के पास कितना जा रहा है डिवाइडेड बाय पुअर के पास कितना जा रहा है। इस रेशियो से हमको पता चल जाता है कि अगर रेशियो ज़्यादा है मतलब क्या है, रिच ज़्यादा हो रहे होंगे, रिच के पास ज़्यादा जा रहा है यानी इनइक्वालिटी राइज़ हो रही है और वाइस वर्सा। इसी को मेज़र करने के लिए एक और कर्व होता है इनइक्वालिटी को, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंस कर्व। अब लॉरेंस कर्व में आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो लाइन रिप्रेज़ेंट कर रही है परफेक्ट इक्वालिटी को रिप्रेज़ेंट करती है। इससे हम जितना दूर जाते जा रहे हैं उतना इनइक्वालिटी है, जितना पास आते जाएँगे उतना कम है। इसका बेसिकली जो एरिया है दैट इज़ बेसिकली गिनी कोएफ़िशिएंट, यही बताता है कि इनइक्वालिटी कितना है, ठीक है? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स किसने निकाला है? आरबीआई ने, बस इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं देखना। अब देख रहे हैं हम पब्लिक डेब्ट इन इंडिया। अब देखिए पब्लिक डेब्ट क्या है? पीपल के ऊपर जो डेब्ट है, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर जो डेब्ट है वो कंटीन्यूअसली राइज़ होता जा रहा है। अब जो राइज़ होता जा रहा है उसमें आप देखेंगे कि इंडिया का मोर देन 80% हो चुका है जीडीपी का, जो इमर्जिंग मार्केट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब पब्लिक डेब्ट जो है उसमें हम किस-किस को इंक्लूड करते हैं? हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट इंटर गवर्नमेंट लायबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने कितना लोन लिया है, स्टेट ने कितना लिया है, बट एक दूसरे से स्टेट ने ले रखा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो डेब्ट है हम क्या या तो इंटरनली ले सकते हैं, मान लीजिए अंदर से ले लिया तो बोरोवर से ले लिया, लोगों से ले लिया, ट्रेज़री बिल इश्यू करके, बॉन्ड इश्यू करके ले लिया या फिर बाहर वाली कंट्रीज़ से ले लिया या आईएमएफ से ले लिया। तो इंडिया के अंदर आप देख रहे हैं जो इंटरनल डेब्ट है वो 96% है। ये बहुत अच्छी बात क्यों है? देखिए, कि मान लीजिए हमारा डेब्ट ₹100 है, अगर मान लीजिए कि रुपये की वैल्यू हमने कम हो गई और डेब्ट हमारा अगर बाहर ₹100 है तो रुपये में है। तो देखो रुपये की वैल्यू कम-ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ रुपये हम कितना भी प्रिंट कर सकते हैं, पहली बात ये है। और दूसरा बिकॉज़ क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट का इश्यू नहीं है। बट सेम मान लीजिए कि हमारा ₹100 का लोन है और हमने क्या किया है, बाहर से लिया है मतलब डॉलर में लिया होगा। अब मान लीजिए कि रुपये की वैल्यू अगर ₹120 पर डॉलर हो गई, तो आप समझिए अब हमको लोन पे करने के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी बिना कुछ करे ही हमारा लोन इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसलिए बाहर वाले केस में ज़्यादा इश्यू होता है। ठीक है? और इंटरनल बारे में बट दिक्कत क्या है, बहुत ज़्यादा इंटरनल लोन होने का फ़ायदा नुकसान क्या है, कि देखिए अगर आप गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लोन ले रही है, तो क्या हो जाएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, कंपनीज़ हैं, उनके लिए पैसा नहीं बचेगा। उनके लिए पैसा नहीं बचेगा तो उनको हाई रेट पे लेना पड़ेगा, जिससे क्या होगा वो इन्वेस्ट करने से डरेंगे और आगे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है?
अब इंडिया का जो एक्सटर्नल डॉलर डेब्ट भी है, वो सबसे ज़्यादा किसमें है? डॉलर में है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने ये पूछा हुआ है। उसके बाद किसमें है? इंडियन रूपी में है, फिर जापानीज़ येन में है, फिर एसडीआर में है। अब आप देखेंगे एक्सटर्नल डेब्ट में भी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने नहीं ले रखा है, सबसे ज़्यादा किसने ले रखा है? नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गई। उसके बाद आप देखेंगे किसने ले रखा है? डिपॉज़िट टेकिंग कॉर्पोरेशंस ने, ठीक है? जैसे कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई, वो डिपॉज़िट हो रही हैं या अदर चीज़ बेस से इन्हें ले रखा है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ले रखा है 22.9% अब देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट के हमने हमने देख चुके हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट का टारगेट 60% है, सेंट्रल का 40, स्टेट का 20। ये मेंटेन करके रखना है हमको टैक्स जीडीपी रेशियो से। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम। अब देखिए अर्बन की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है तो अर्बन मिनिस्ट्री होगी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो 500 सिटीज़ हैं, उसमें हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल सीवेज हुआ, ड्रेनेज, ग्रीन स्पेस इन सबको डेवलप करेंगे। इसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक जल ही अमृत है, एक अमृत मित्रा। जल ही अमृत है मतलब क्या हो रहा होगा, ट्रीट एंड रीयूज़ हम वाटर को यूज़ कर रहे होंगे। अमृत मित्रा के अंदर हम एसएचजी जो वुमेन हैं, उनको वाटर मैनेजमेंट के बारे में स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो प्रॉपर वाटर को कंज़र्व कर पाएँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसकी होती है? आईएमएफ की, ये पीवाईक्यू है। उसमें इतना ही पूछा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जीडीपी क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स मतलब क्या है कि आप अगर सेकंड हैंड चीज़ को बेच रहे हैं, तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ठीक है? अब डोमेस्टिक टेरिटरी में यानी बाहर वाली चीज़ को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, बस ये है कि इसमें इश्यू क्या होता है जीडीपी के अंदर कि आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि इंडिया में क्राइम रेट इंक्रीज़ हो रहा है और क्राइम रेट इंक्रीज़ होने की वजह से अगर नंबर ऑफ गन्स का मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ हो रहा है, तो भी हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम एनवायरनमेंट मान लीजिए फॉरेस्ट है कहीं पे, अगर फॉरेस्ट है तो उसमें हम जीडीपी को काउंट में नहीं करेंगे। लेकिन अगर फॉरेस्ट को कट करके हमने वहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमने वहाँ पे इंडस्ट्री बना दी, उससे कुछ आउटपुट हुआ उसको काउंट करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे एक नया टर्म लाया गया था ग्रीन जीडीपी, जिसके अंदर जो फॉरेस्ट है उसको हम काट नहीं रहे हैं, उसकी भी तो कोई वैल्यू है, उसको हम ऐड कर लेंगे सो दैट प्रॉपर रिफ्लेक्ट होगा, सो दैट कंट्रीज़ भी इंसेंटिव होगा कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है? ये अलग-अलग मेथड्स होते हैं हमारे पास जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कौन रिलीज़ करता है? यूएनडीपी, ठीक है? इंडिया की रैंक 130 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। इसके अंदर आप देखेंगे की 3 की डायमेंशन होते हैं, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है। कौन-कौन से? लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ पे कितनी ज़्यादा है। नॉलेज के लिए एक्सेस, तो आप देखेंगे कि एडल्ट है वो कितने साल स्कूल गया है या जो बच्चा है वो कितने साल स्कूल जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कि आपकी नेशनल इनकम कितनी है। नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये किससे होगी? मत्स्य यानी मछली पालन से होगी। मछली पालन से होगी तो इसके अंदर कौन-सा डिपार्टमेंट होगा? फिशरीज़ मिनिस्ट्री भी फिशरीज़ की होगी। नोडल एजेंसी कौन-सी होगी? फिशरीज़ डेवलपमेंट की हो जाएगी। अब इंडिया के अंदर आपको ये बस पता होना चाहिए कि आपको लगेगा कि इंडिया का कोस्टलैंड इतना ज़्यादा है, तो हमारे पास कोस्टल जो है रीजन से मैरीन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा होगा, बट ये गलत है। इनलैंड से, रिवर्स से एंड इनलैंड जो मतलब रिवर फ्लो कर रही हैं या पॉन्ड्स हैं उनसे 75% ऑफ द टोटल फिश हमारा प्रोडक्शन होता है। इनलैंड अकेले का देखेंगे तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है? पीएम धन्य धन्य कृषि योजना इस दे बेसिकली क्या है कि जो हमारी सारी एग्रीकल्चर स्कीम थी अलग-अलग, उसको हमने क्या किया कंबाइन करके एक होलिस्टिक बना दिया है। इसके अंदर क्या हो जाएँगे हम वाटर देखिए क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज़ करेंगे, मानसून पे डिपेंडेंस है उसको कम करने की बात करेंगे, बॉ बिल्ड स्टोरेज को बॉ बिल्ड स्टोरेज करेंगे जैसे कि क्या है कि मान लीजिए कि जैसे हमने टोमेटो ग्रो किया, टोमेटो को 1 दिन में नहीं बेचा, तो क्या हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। तो फिर क्या फार्मर्स फ़ोर्स करते हैं, फार्मर्स फ़ोर्सफुल हो जाते हैं कि उनको आज ही बेचना है, तो सस्ते दाम पे बेचते हैं, उसको हम करेंगे। उसके लिए डबलिंग फार्मर इनकम के लिए बात करेंगे, मैकेनाइज़ेशन की बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज़ मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। अब ये क्या है, ये किसकी स्कीम है? प्रधानमंत्री हमारी जो कृषि सिंचाई योजना थी, उसके एक कंपोनेंट है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं देखिए, पहले मान लीजिए हम कोई डैम वगैरह बना लेते थे, उतना हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, बट फिर भी क्या हो रहा है कि हम प्रॉपर उसका जो आउटपुट है, उतना हमको नहीं मिल पा रहा है, जितना एफर्ट डाला जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब क्या करेंगे हम प्रेशराइज़्ड पाइप इरिगेशन का यूज़ करेंगे, जिससे हम डैम से पानी भेज रहे हैं प्रेशर के थ्रू और जो फार्मर्स हैं वो अपने यहाँ कैनाल में इसको यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? अब ये कमांड एरिया डेवलपमेंट जो वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था? 74 में हुआ था। इसका पर्पज़ क्या था कि जो इरिगेशन पोटेंशियल है इंडिया को उसको हम प्रॉपर्ली अचीव कर पाएँ। इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी इसी के अंदर इम्प्लीमेंट ऐसे किया जा रहा है, इसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसके थ्रू। इंडिया आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहा है किसमें? पल्सेस में लिए मिनिस्ट्री आएगी एग्रीकल्चर की। अब स्टेटस ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया का स्टेटस क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर है। सिंस हम लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं तो आप देखेंगे हमको यहाँ ही आत्मनिर्भरता की ज़रूरत है।
इसी के लिए हमने स्कीम लानी है। ये क्या है इंपॉर्टेंट थिंग है, ये तीनों सीजन में ग्रो कर सकते हैं हम, दैट इज खरीफ, रबी एंड स्प्रिंग सीजन के अंदर। ये है हेडक्वार्टर्स अभी क्या है, नेशनल टर्मरिक टर्मरिक बोर्ड का इनॉग्रेट किया गया है निजामाबाद तेलंगाना के अंदर। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब कुछ टर्मरिक के बारे में देखेंगे हम, तो इट इज ए रईजोम। ठीक है, इसको गोल्डन स्पाइस भी बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है, टेम्परेचर इसको चाहिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, और 1500 रेनफॉल की जरूरत होती है। बेल ड्रेन्ड सैंडी और क्ले लोमी सॉइल की इसकी जरूरत होती है। इस ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट जनरेट हो जाते हैं, वो कैंसर कॉसिंग होते हैं। ये उनसे डील करने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सिमिलरली आप देखेंगे टर्मरिक के अंदर भी इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक है। टर्मरिक कुछ इंडिया की जो है इनको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे सांगली टर्मरिक, वेगन टर्मरिक, यूरोन मांझल टर्मरिक, एज वेल एज लकाडोंग टर्मरिक। ठीक है, अब हाल ही में क्या था, 100th एनिवर्सरी किसकी, श्री एम एस स्वामीनाथन जी की। अब इनको गोल्डन रेवोल्यूशन का आर्किटेक्ट बोला जाता है। इन्होंने यहाँ पे सेमी ड्वार्फ वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी राइस की, इसको बोलते हैं सोनोरा लर्मा रोजो। इंडिका राइस की वैरायटी भी इनने इंक्लूड की थी यहाँ पे। पूसा बासमती पे भी इनने डेवलपमेंट में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने बेसिकली एवरग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी, बिकॉज एवरग्रीन रेवोल्यूशन से आप समझ रहे हैं कि हमको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है एनवायरनमेंट को कि वो सस्टेनेबल ना हो पाए, तो हमको यहाँ एवरग्रीन रेवोल्यूशन करना है बट सस्टेनेबल वे में। ये आप कुछ इंपॉर्टेंट इनको अवार्ड्स मिले हैं, आप देख सकते हैं। यूपीएससी नहीं पूछेगा बट स्टेट पीसीएस में इनको पूछने के चांस हैं। अब देखिए मखाना, तो देखिए मखाना को हम क्या बोलते हैं, फॉक्सनट भी बोलते हैं। उसका बोटेनिकल नेम क्या है, यूरेल फेरोक्स, और प्रिकली वाटर लिली, ये साइंटिफिक नेम कभी दे सकता है यूपीएससी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नोन एज ब्लैक डायमंड। ठीक है, अब हाल ही में आप देखेंगे जो मिथिला मखाना है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, और इंडिया आप देखेंगे ग्लोबल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मखाना है, नियरली 90% का। और इंडिया में भी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी 90% आप देखेंगे अलोन बिहार में होता है, मिथिला रीजन के अंदर। यूनियन मिनिस्ट्री ने बजट में अनाउंस किया था मखाना बोर्ड इन बिहार। ठीक है, 2025-6 के बजट में। अब देखिए सिल्क क्या है, एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। इसको कौन बनाता है, सिल्क वॉर्म बनाते हैं। कौन से स्पेशली, बॉम्बेक्स मोरी स्पीसीज। अगर हम जो सिल्क को कल्टीवेट कर रहे हैं तो सिल्क वॉर्म, उसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। अब सिल्क वॉर्म में क्या होता है, जो फीड करते हैं किस पे, मलबेरी पे, ओक पे, कैस्टर पे एंड अर्जुन लीव्स पे। इनके पतले पतले से वो धागे निकाल देते हैं, और उनको हम बोलते हैं स्पिन कोकून्स, और जिससे हम प्रोसेस करके सिल्क के यार्न या फैब्रिक बनाते हैं। इंडिया एक इकलौती कंट्री है जहाँ चारों मेजर वैराइटीज ऑफ नेचर सिल्क मिलते हैं। कौन कौन सी, मलबेरी सिल्क, तुषार सिल्क, एरी सिल्क एंड मूगा। तो ये टर्म देके यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है कि फॉलोइंग टर्म्स रिप्रेजेंट व्हाट। तो ये पीवाई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज मिनिस्ट्री कौन सी होगी, टेक्सटाइल की होगी, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया। अब नेक्स्ट इज कॉटन। अब कॉटन को बोलते हैं वाइट गोल्ड। ठीक है, अब कॉटन कहाँ प्रोड्यूस होता है, आप देखेंगे मेनली हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में। अब यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है कॉटन, तो आप देखेंगे कि कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए हमको ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल कैसे बनती है, ब्लैक सॉइल हमने देखा है जब इंडियन रियूनियन आइलैंड से पास हो रहा था, तो वहाँ क्या हुआ था, वॉल्केनिज्म हुआ। उस वॉल्केनिज्म से क्या हुआ, बसाल्ट बाहर आया, उसके इरोजन से बनती है ब्लैक सॉइल। ठीक है, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्लैक सॉइल। अब देखिए, ऑल्दो हमको कॉटन के केस में वाटर की कम जरूरत होती है, बट क्या होता है कि जो ब्लैक सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी होती है यूनिक, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ प्लाउइंग टेंडेंसी। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये सॉइल ड्राई हो जाती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और जब क्या होता है रेनफॉल होता है तो ये क्रैक्स भर जाते हैं, बिकॉज ये सॉइल जो है एक्सपेंड करती है। इस तरीके से क्या होता है, ये गैप बनने की वजह से और दोबारा ज्वाइन होने की वजह से सेल्फ प्लाउइंग हो जाता है। और ये सॉइल आप देखेंगे कि जब वेट होता है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। स्टिकी होने की वजह से इसमें जो मॉइस्चर है वो नीचे पास नहीं हो पाता, और उसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक रहता है, जिससे कम रेनफॉल में भी आप देखेंगे कॉटन अच्छे से कल्टीवेट हो जाता है। ठीक है, ये ज़ीरोफाइट भी है। ज़ीरोफाइट आर द प्लांट्स जो डेज़र्ट में ग्रो करते हैं, बट ये सेमी ज़ीरोफाइट है, मतलब कंपैरेटिवली कम पानी में ईज़िली ग्रो कर लेता है। ठीक है, इट इज़ अ सेमी टॉलरेंट वैरायटी ऑफ सॉल्ट एंड सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। अगर वाटर लॉगिंग हो गया तो क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाती है नेगेटिवली। इसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ये क्या है, ये यूपीएससी का डायरेक्ट स्टेटमेंट आया हुआ है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, कब, ग्रोथ के टाइम पे। इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रॉम कॉटन आफ्टर चाइना, और इंडिया इज द ओनली कंट्री विच ग्रोस चारों की चारों स्पीसीज ऑफ कॉटन। ठीक, अब देखिए ओपीएम, तो ओपीएम का सोर्स क्या होता है, ओपीएम पॉपी जो प्लांट है आपने देखा होगा कभी इमेज में, तो आप देखेंगे कि जो अफगानिस्तान रीजन है वहाँ पे ओपीएम का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है।
उससे निकलता है ओपियम गम। उस गम से आप देखेंगे कि मॉर्फिन, कोडीन एंड थिबाइन बनते हैं। मॉर्फिन आप देखते हैं कि पेन रिलीविंग मेडिसिन है, कोडीन से कफ सिरप वगैरह बनते हैं। तो इंडिया को परमिशन मिली हुई है कहाँ से? यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, जिससे इंडिया क्या ओपियम गम बना सकता है। ऑल्दो अदर कंट्रीज के पास परमिशन है, बट वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इस गम को। तो इंडिया में अगर आपको कल्टीवेशन करना है तो पहले अंडर एनडीपीएस एक्ट आपको परमिशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर उसके बाद क्या होगा कि लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा कि कहाँ आप ग्रो कर रहे हैं, तो वो भी गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। और आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ ग्रो कर रहे हैं, फिर आपको लाइसेंस इशू होगा, उसके बाद ही आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, अभी अपीडा ने क्या किया है, नया भारतीय इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब अपीडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब क्या हो रहा होगा? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात करेगी। किसके अंदर बनी हुई है? अपीडा एक्ट के अंदर बनी हुई है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो इनिशिएटिव है बेसिकली वो भी क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? 100 एग्रीकल्चरल फूड स्टार्टअप्स को स्टार्ट करेंगे और उनके थ्रू 50 बिलियन इन एक्सपोर्ट्स बाय 2030 का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है? इसके अंदर आप क्या है कि एक आशा प्लेटफ़ॉर्म है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लॉन्च किया है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, जो भी बेनिफिशियरीज़ हैं राशन कार्ड के, वो यहाँ पे देख पाएँगे अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में कि कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उनका एलोकेट होगा या नहीं। अब नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल क्रॉप पोटैटो सेंटर। तो कैबिनेट ने किया है, अप्रूव किया है कि इसका साउथ एशियन रीजनल सेंटर बन रहा है यूपी में। देखिए, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ है? लीमा, पेरू में। इसका साउथ एशिया वाला पार्ट इज़ इन आगरा, यूपी। इंडिया में एक और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सेंटर है, दैट इज़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन वाराणसी। देखिए, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, इसको कब लॉन्च किया गया था? 1998 के अंदर। पर्पज़ क्या था कि जो किसान हैं उनको विदाउट एनी कोलेटरल लोन प्रोवाइड करा जाए, सो दैट उनका एग्रीकल्चरल इनकम बूस्ट हो और इन्वेस्टमेंट हो पाए। ठीक है? अब आप आगे देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी आप देखेंगे कि होती है कि इसमें कल्टीवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स और शेयर क्रॉपर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें सब लोग एलिजिबल होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसको हमने बाद में एक्सपेंड भी कर दिया था एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज़ के लिए। अब 5 साल का पीरियोडिक रिव्यू होता है, आपको लोन पे करना होता है, बट उसके बाद आप दोबारा से उसको ले सकते हैं। और यहाँ पे एक किसान ऋण पोर्टल है, जिसके थ्रू आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप अपने केसीसी को अपडेट करा सकते हैं या फिर उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या अपडेट आने वाला है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारे मेंस ओरिएंटेड टॉपिक हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, कम चांस है कि इनमें मेंस प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आएगा। मेंस में ऑल्दो यूपीएससी पूछेगा इन पे। अब नेक्स्ट इज़ नया पीरियोडिक लेबर सर्वे रिलीज़ हुआ है, कौन करेगा रिलीज़? इसको रिलीज़ करता है एनएसओ। मिनिस्ट्री कौन-सी होगी? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब इसका की पर्पज़ क्या होता है कि क्या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पे है, उसको हम मेज़र करेंगे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे। अब की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये आपको पता होने चाहिए। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स मतलब क्या है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, प्लस कितने लोग जॉब देख रहे हैं, दैट इज़ लेबर फोर्स। वर्क फोर्स के अंदर जो लोग जॉब देख रहे थे, उसमें से कितने लोगों को जॉब मिल गया, वो हो जाएँगे वर्क फोर्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या हो जाएगा कि जितने भी लोग जॉब देख रहे थे या जिनके पास जॉब है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो हमारे बन जाएँगे किसके? अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट। नेक्स्ट इज़ स्किल इंडिया मिशन। ये कब आया था? 2015 में आया था। कौन सी मिनिस्ट्री होगी? स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री होगी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो इसको रजिस्टर किया गया है कंपनीज़ एक्ट के अंदर, अब इसके अंदर की कंपोनेंट क्या होंगे? देखिए, मतलब स्किल डेवलपमेंट से होंगे, कौशल होगा, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हो जाएगा, जन शिक्षण संस्थान स्कीम हो जाएगी और सेंट्रल सेक्टर की स्कीम ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम, मतलब स्किलिंग वाले सारे इसी के अंदर आ जाएँगे। ये आप पढ़ सकते हैं एक बार, वही लिखे हुए हैं। अब अप्रेंटिस वाला जो है, इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि ऐसे आप मान लीजिए कि कोई एक गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया है, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप जा रहे हैं वहाँ और आप उसमें काम कर रहे हैं, तो आपकी स्किल डेवलप हो रहे हैं, वहाँ काम करने पे आपको पैसा भी मिल रहा है और एट द एंड आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और सर्टिफाइड लोगों को आपका इनकम इंक्रीज़ हो जाएगा, वेज इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका पर्पज़ ये है। नेक्स्ट इज़ इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर इनिशिएटिव। तो ये किसका इनिशिएटिव होगा? सेम वही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, और किसके साथ मिलके किया है इसने? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके लॉन्च किया है। इससे ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ पीएम सेतु। तो इसमें भी क्या कर रहे हैं हम? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज़। अब देखो, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो आईटीआईज़ कॉलेज हैं, अब उसके अंदर हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि उनको अपडेट करेंगे सो दैट वहाँ लोगों के स्किल सेट जो हैं वो इम्प्रूव हो पाएँगे और उनको बेटर अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी जॉब के अंदर। देखिए, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है कि लोगों के पास प्रॉपर टैलेंट नहीं है और मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं। तो ये एक, आपको नहीं लग रहा पैराडॉक्स है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रीज़ के पास क्या है?
स्किल्स वाले लोग भी बहुत कम हैं। तो द रीज़न इज़ ऑफ स्किल मिसमैच। उसी को अचीव करने के लिए हमारा पर्पस है। इसके अंदर 60,000 एलोकेट किए गए हैं, 30 सेंटर, 20 स्टेट एंड अदर इंडस्ट्रीज जो होंगी 10,000 देंगी। जो सेंटर का शेयर है उसके अंदर से 50% सेंटर देगा और रिमेनिंग आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक देगा। अब देखिए 2 होते हैं मिनिमम वेज और लिविंग वेज। मिनिमम वेज आप समझ रहे हैं कि इसमें बस बेयर एक्जिस्टेंस होगा, लिविंग वेज में आप क्या होगा, एक डिसेंट लाइफ जी पाएँगे, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। आर्टिकल 43 हमारा लिविंग वेज की बात करता है, नॉट मिनिमम वेज की। अब ये देखिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और अभी हाल में काफ़ी न्यूज़ में है, तो इस पे बन सकता है क्वेश्चन। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये और इसमें अगर आपको इसके कॉम्पिटिशन में कमीशन ऑफ इंडिया ने अगर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई हुई है, तो आप इसके अंदर जाके अपील कर सकते हैं, नेशनल कंपनी के अंदर। अब कोई भी अगर मान लीजिए 2 कंपनीज़ हैं, उनका एक्विजिशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है, कोई कंपनी किसी और को एक्वायर कर ले रही है, तो उस केस में अगर 2000 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू है, तो उसमें आपको सीसीआई को नोटिफ़ाई करना पड़ेगा। ये इसके अंदर बनाया गया था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ एक्ट के अंदर ये रेगुलेशन लाए गए थे टू प्रिवेंट प्रेडेटरी प्राइसिंग। मतलब जैसे आप समझिए कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पे क्या था कि हमारी कंपनीज़ जो है लॉस फेस कर रही थी, तो चाइनीज़ कंपनी उनको क्या कर रही सस्ते में एक्वायर कर ले रही थी, दैट इज़ प्रेडेटरी प्राइसिंग। नेक्स्ट इज़ मुद्रा योजना। मुद्रा मतलब क्या है? लोन देने के लिए स्कीम, तो कौन देगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री देगा। इसमें हम देंगे कोलैटरल फ्री लोन देंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस को, सो दैट वो क्या करें, ग्रो कर पाएँ, एक्सपेंड कर पाएँ। अब देखिए उसके लिए क्या होगा, एक गवर्नमेंट ने पोर्टल भी लॉन्च किया था जिसको हम बोलते हैं उद्यमी मित्रा पोर्टल, जिसके थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बेसिकली जो मुद्रा है, ये रिफाइनेंसिंग एजेंसी है। मतलब ये क्या करेगी, बैंक्स हैं जो लोन दे रहे हैं, ये बैंक्स को लोन देगी, ये डायरेक्टली पीपल को लोन नहीं देगी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। अगर आप टाइमली पे कर देंगे तो आपको दोबारा अमाउंट मिलेगा, क्रेडिट स्कोर आपका इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये लॉन्च करता है बीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का रैंकिंग अभी इम्प्रूव हुआ है टू 38 और स्विट्जरलैंड हैज़ बीन रैंक्ड एज़ फर्स्ट इन केस ऑफ इनोवेशन। अब ग्लोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस किसको दिया गया है इस बार? जोएल मोकियर, फिलिपिन एगियोन एंड पीटर हावर्ड्स को दिया गया है। क्यों दिया गया है? कि इन्होंने बताया है कि कोर आइडिया क्या है इनका, कि अगर कंट्रीज़ को ग्रो करना है, तो वो पैसे बचा के या लेबर फोर्स पे इम्प्रूव करके वो नहीं कर सकती, बट ज़्यादा लेबर ऐड करके। बट हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, आर-एन-डी पे ध्यान देना है, तभी कोई कंट्री ग्रो कर सकती है। ये उन्होंने बेसिकली साइंटिफिकली प्रूव किया है, इसलिए इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। अमर्त्य सेन पहले इंडिविजुअल थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में। आप देखेंगे जो नोबेल फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड अदर जो नोबेल प्राइज़ मिलती हैं, उनसे उनको बनाया था अल्फ्रेड नोबेल ने। बट ये कौन देता है? स्वीडन का सेंट्रल बैंक देता है, ये डिफरेंट है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, आप देखेंगे क्या कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया इस मिनिस्ट्री के अंदर आएँगे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आएँगे। बट अगर आप प्लांट वैरायटी से डील कर रहे हैं, तो आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा। स्पेसिफिक एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट। अब इसके अंदर आप देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीआर होती हैं। जीआई टैग, ये मतलब ज्योग्राफिकल है, किसी ज्योग्राफी में कोई पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो कर रही है या पर्टिकुलर फ्रूट ग्रो कर रहा है, उसको वहाँ का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं जीआई टैग, 10 साल के लिए। डिज़ाइन, आपने कोई नया डिज़ाइन बनाया है, तो आपको 15 साल का मिलेगा। पेटेंट, अगर आप इंडस्ट्री में समथिंग यूटिलिटी का बना रहे हैं, इनोवेटिव बना रहे हैं, उस केस में आपको पेटेंट मिलेगा 20 ईयर्स का। कॉपीराइट मतलब आपकी चीज़ को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, मोस्टली आपको ये म्यूज़िक, स्टडी, बुक्स वगैरह में मिलता है। ऑथर की लाइफ टाइम से 60 ईयर तक, प्रोड्यूसर को 60 साल का मिलता है, परफॉर्मर को 50 ईयर्स का। ट्रेडमार्क में बेसिकली हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, ट्रेडमार्क होता है, उसको भी प्रोटेक्शन मिलती है, आप किसी और का मिसयूज़ नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर के लिए भी मिलता है, दैट इज़ फॉर 10 ईयर्स। प्लांट वैराइटीज़ का जैसे मैंने बताया कि आपको स्पेसिफिक प्लांट्स एनिमल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के थ्रू पीपीवीआर एक्ट है, उसके अंदर मिलेगा। ट्रेड सीक्रेट एग्ज़ाम्पल है कोका कोला का जो ट्रेड सीक्रेट है, इसमें भी प्रोटेक्शन मिलता है कि आप अगर किसी का ट्रेड सीक्रेट आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपके पास वो अवेलेबल हो जाए तो। ये हम पहले देख चुके हैं कि अगर मर्जर कर रहे हैं तो सीसीआई को नोटिफ़ाई करना ज़रूरी है। अब व्हाट इज़ रिवर्स फ्लिपिंग? अब देखिए पहले क्या था कि गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगा रही थी नए-नए किस पे? स्टार्टअप्स के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा एंजल टैक्स। तो अब क्या हो गया था उसकी वजह से स्टार्टअप परेशान हो गए थे और वो क्या कर रहे थे अपनी कंपनी को कहीं और रजिस्टर कर ले रहे थे लाइक यूएसए में। सो दैट यहाँ की टैक्सेशन लॉस से बचा जा सके। बट अब गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स फ्रेंडली इनिशिएटिव ला रही है, स्टार्टअप फ्रेंडली इकोसिस्टम डेवलप कर रही है जिससे ये कंपनी दोबारा से आ रही है इंडिया में रजिस्टर करने के लिए। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स फ्लिपिंग। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लीजिए कि ये गांधी का आइडिया था ट्रस्टीशिप का, उसी से इंस्पायर्ड है। इसके अंदर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो किसी जगह प्रोड्यूस कर रही है, बहुत सारा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, उसके जो पॉल्यूशन है वो तो लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो इस कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके वेलफेयर के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कंपनीज एक्ट के अंदर लाया गया था, इसकी नेसेसरी कंडीशंस ये हैं, कंपनी को वर्थ 500 करोड़, कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ और प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी अपने 2% का शेयर
देगी, दैट टू इज़ पिछले 3 साल के अंदर जो 2% उसका प्रॉफिट है उसका एवरेज देगी। और इंडिया एक पहला नेशन है जिसने ये इसके लिए लेजिस्लेशन एक्ट किया है। ऑल्दो सीएसआर अदर कंट्रीज़ में है बट वहाँ लीगली नहीं है पहले। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर स्कीम, इसके अंदर तो विजय माल्या, नीरव मोदी, इनका नाम आपको याद आता होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो लोग 200 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम 100 करोड़ से ज़्यादा का स्कैम करके भागे हैं, उनको हम फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दे रहे हैं। कौन डिक्लेयर करता है? स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट को दर्जा कहाँ मिलता है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। मीरा स्कीम है जिसके अंदर वुमेन को हम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करेंगे सो दैट उनका इनकम इंक्रीज़ हो पाए। अब ये दिस इज़ मैरीटाइम सेक्टर, इसके अंदर आप देखेंगे पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 12 मेजर पोर्ट्स हैं, ये आपके पोर्ट्स हैं, ये यूपीएससी पूछता है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि हमारे ट्रेड का 95% बाय वॉल्यूम और 70% बाय वैल्यू हमारा मैरीटाइम रूट से ही होता है। अब मेजर डिफरेंस क्या होता है मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में? मेजर पोर्ट जो होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है बट माइनर पोर्ट को आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट बोर्ड देखता है। अब नेक्स्ट इज़ सागरमाला। तो सागरमाला इज़ समथिंग रिलेटेड टू ओशन। तो ओशन वाटर से पोर्ट्स के डेवलप करेंगे, फिर उसको पोर्ट्स को हम रोड से कनेक्ट करके सिटी से कनेक्ट करेंगे सो दैट प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा, ठीक है? इसका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज़ का है, सो दैट हम हमारी जो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर पाएँगे। और ऐसा ही नहीं है सिर्फ कोस्ट लाइन, इवन इनलैंड वाटरवेज़ हैं उनको भी हम डेवलप करने की बात करेंगे। हमारे जो नेशनल वाटरवेज़ बन रहे हैं अलग-अलग उनको हम डेवलप करेंगे। सागरमाला के क्या कंपोनेंट्स हैं देखिए, पहले हम पोर्ट को मॉडर्नाइज़ करेंगे, पोर्ट की कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, पोर्ट से हम इंडस्ट्रीज़ को लिंक करेंगे सो दैट एक्सपोर्ट बूस्ट हो पाएगा। वहाँ पे जो कोस्ट में कम्युनिटी रह रही है उनके डेवलपमेंट पे भी हम ध्यान करेंगे और इनलैंड में है, उनमें भी वहाँ भी हम उसको डेवलप कर लेंगे इनलैंड वाटरवेज़ को भी, ठीक है? फॉरेस्ट एक्ट, पोर्ट्स एक्ट 2025 इसमें कुछ ज़्यादा आया नहीं है नया। मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ शिपिंग सेक्टर, अब ये इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, इज़ हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। ये इंडिया का पहला डीप सी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ केरला का इनिशिएटिव है, ये पीपीपी मॉडल में लाया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा वेस्टर्न साइड है, ये डीप कंटेनर यहाँ पे बहुत बन सकते हैं। बिकॉज़ क्या था कि जब इंडिया अपना जर्नी स्टार्ट किया इसने, देखिए पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, नॉर्थ एशिया एंड गोंडवाना में। और आप देखेंगे कि उसके बाद जब इंडिया ने ऊपर की तरफ आना स्टार्ट किया, तो जब इंडिया ऊपर की तरफ आ रहा था, तो जब इंडिया मेडागास्कर से शिफ्ट हुआ, तो इंडिया थोड़ा-सा टिल्ट हो गया ऐसे में, इस डायरेक्शन में। तो ये पार्ट अपलिफ्ट हो गया, उसी से हमारे वेस्टर्न घाट्स बन रहे हैं। सिंस ये अपलिफ्टेड पार्ट है, तो यहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा है और डेप्थ ज़्यादा है, तो यहाँ पे बिग कंटेनर पोर्ट ज़्यादा आ पाते हैं, इसलिए यहाँ पे गुड कंटेनर पोर्ट्स डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट इज़ एविएशन सेक्टर। अब एविएशन सेक्टर के अंदर एविएशन सेफ्टी का ध्यान कौन रखता है? तो एविएशन सेफ्टी से अभी हाल ही में आप पहले देखेंगे कि एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ था, उस कॉन्टेक्स्ट से ये न्यूज़ में आ गया था, ठीक है? अब एयर हमने देखा था कि अभी तक न्यूज़ आ रहा था कि ब्लैक बॉक्स रिट्रीव नहीं हुआ। क्योंकि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसके अंदर सारी डाटा रिकॉर्ड होती है कि स्पीड क्या थी, एल्टीट्यूड क्या थी, कॉकपिट में क्या बातें चल रही थी, वो सब सारी डाटा हमको इसके अंदर मिलती है। तो जब हम इसको रिट्रीव कर लेंगे तब हम प्रॉपर कॉज़ ऑफ एक्सीडेंट आइडेंटिफाई कर पाएँगे, ठीक है? अब इसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं। तो देखिए, एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अब इनका काम क्या होता है, सेफ्टी इश्यूज़ से डील करने का मेन काम होता है। दूसरा क्या होता है, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा वो सारे यही देखेंगे लाइक टैरिफ्स एंड ऑल। नेक्स्ट इज़ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। इसका काम क्या होगा, सारी सिक्योरिटी से ध्यान देखेगा ये। अब देखिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 1994 में बनी थी और इंडिया इसका एक मेंबर है। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए इसका हेडक्वार्टर क्या है? देखिए, लास्ट वीडियो में भी मैंने कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे बट कोई आंसर नहीं करता। देखिए, आप आंसर करेंगे तभी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखेगा। तो प्लीज़ आप आंसर करें क्वेश्चंस को। अब देखिए, नेक्स्ट इज़ केप टाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या है कि देखिए, मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसने क्या किया कि एयरक्राफ्ट खरीद लिया, ठीक है? अब एयरक्राफ्ट खरीद लिया तो मान लीजिए अगर वो लोन पे नहीं कर रही है, तो लोन पे नहीं कर रही है और एयरक्राफ्ट अगर दूसरी कंट्री से खरीदा हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अब इस कंट्री के लॉ अलग होंगे, जिस कंट्री में खरीदा गया है उसके लॉ अलग होंगे, तो उस केस में एक कंट्री को बहुत हर्डल फेस करना पड़ेगा। बट इस केस में क्या हो जाएगा, इस कन्वेंशन के हिसाब से इन दोनों कंपनीज़ के इनमें क्या हो जाएगा कि अलग-अलग तरीके से इनको डील नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्टली क्या होगा, जो कंपनी के लॉस होंगे वही यहाँ अप्लाई हो जाएँगे, ठीक है? वही मूवेबल प्रॉपर्टीज़, हाई वैल्यू एसेट्स में डील करने में और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तैयार किया जाएगा कि इस वे में हम इस तरीके से डील करेंगे। इंडिविजुअल कंट्री के लॉ के हिसाब से डील नहीं करेंगे इसको। इंडिया इसका मेंबर है 2008 से। तो देखिए, एक आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का रैंकिंग इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हैज़ इम्प्रूव्ड, तो इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ में आ गया है। इंडिया का रैंक 38 है वर्ल्ड में। देखिए, लॉजिस्टिक्स ईड इज़
अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स लीड्स, ये यूपीएससी ने पूछा है। तो ये क्या करता है, डिफरेंट स्टेट्स में क्या कर रहा है, कंपटीशन क्रिएट कर रहा है सो दैट वो बेटर परफॉर्म करें और इससे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी बूस्ट होगा। सिमिलरली इसमें क्या है, एक स्माइल प्रोग्राम भी है, उसका भी सेम पर्पस है कि हम स्टेट्स के बीच में लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट है उसको बहुत ईजिली करा पाएंगे सो दैट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इनकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, लॉजिस्टिक डाटा बैंक है, इसके अंदर हम रियल टाइम ट्रैकिंग करेंगे किसी कंटेनर मूवमेंट की। अब नेक्स्ट इज एसेट मोनेटाइजेशन। अब देखिए यहाँ एसेट को मोनेटाइज कर रहे हैं, एसेट को सेल नहीं कर रहे हैं, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पे क्या करेगी, किसी प्राइवेट सेक्टर को बोलेगी ठीक है तुम हमें 5 लाख रुपए दे दो और तुम क्या करना, ये टोल प्लाजा को ऑपरेट करना, जब तक तुम्हारे 5 लाख रुपए ना निकल जाए तुम अपने पास रखना, बाद में ट्रांसफर कर देना। तो यहाँ गवर्नमेंट कुछ बेच नहीं रही है, गवर्नमेंट को एक साथ पैसा भी मिल जा रहा है और टोल प्लाजा वाले को इंटरेस्ट के साथ पैसा भी मिल जा रहा है। ठीक है, एक और मेथड क्या हो सकता है एसेट मोनेटाइजेशन का, कि क्या होता है अल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसमें क्या होगा कि देखिए कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिकॉज लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करना होता है। तो इसमें क्या करते हैं, फंड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर क्या होगा, छोटे छोटे इन्वेस्टर पूल करेंगे, उस पूल मनी को ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर ये रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, अब इंडिया के अंदर 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इसके अंदर क्या करेंगे हम पब्लिक इंफ्रा, लाइक जो अभी मैंने टोल का एग्जांपल दिया था, वो वैलिड है इसके लिए। और नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, इसके अंदर क्या करेंगे हम, स्कीम के अंदर जो हमारी मान लीजिए रेलवे है, अब रेलवे के आस-पास इतनी सारी लैंड हमारी खाली होती है, तो हम क्या करेंगे उसको बहुत साल के लिए 10 ईयर्स के लिए या 50 ईयर्स के लिए, 100 ईयर्स के लिए लीज़ पे दे देंगे। उससे जो पैसा होगा वो हम रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में लगा देंगे। ठीक है? नेक्स्ट इज़ डिजिटल इंडिया मिशन, तो आपको पता होगा सब चीज़ को डिजिटाइज़ करने पे हम काम कर रहे हैं। इसका इनिशिएटिव है, मिटी का इनिशिएटिव है और डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी को क्रिएट करने में ये हमारा हेल्प करेगा। अब इसी के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे कि ट्रांसलेटर होता है गूगल का, सेम वे में हम भी एक भाषणी ऐप बना रहे हैं जिसके थ्रू हमारी लोकल लैंग्वेज में बहुत ईज़िली हम ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर पाएँगे। अब देखिए, अब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ निकला है, किसने निकाला है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसके बहुत सारे आउटकम हैं, आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 इंपॉर्टेंट टर्म क्या हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है और नेट वैल्यू एडेड क्या होता है। देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपने सेम अगर आपने ब्रेड बनाया, तो ब्रेड में क्या हुआ, आपने मान लीजिए कि आटा तो बाहर से खरीदा था आपने, तो व्हीट तो बाहर से खरीदी हुई है। आप मान लीजिए उसमें क्या मिला रहे हैं, कुछ सोडा मिला दे रहे हैं या फिर आप उसमें शुगर मिला रहे हैं, तो वो चीज़ आपका वैल्यू एडिशन होगा। ठीक है? अब नेट वैल्यू एडिशन क्या हो जाएगा? मतलब क्या है कि देखिए आपने क्या हुआ कि ब्रेड बनाया, उसमें आपका क्या होगा कि ब्रेड बनाते टाइम आपकी जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, उसकी भी तो कुछ वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है वो नई की नई होगी। बिकॉज़ 10 साल के बाद आपको उसकी नई वैल्यू की मशीन लानी पड़ेगी। तो 10 साल के बाद मान लीजिए वो मशीन आ रही है ₹10,000 की, तो एक साथ ₹10,000 उस साल आपका बहुत लॉस हो जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, हम हर साल 1-1 हज़ार कंपनसेट करते रहें। अगर हम उस 1,000 को भी अगर कंपनसेट कर लेंगे, तो उसमें हमारा जो निकल के आएगा वो नेट वैल्यू एडेड हो जाएगी। फिक्स्ड कैपिटल तो आप जानते ही हैं, मूवेबल जो होती है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक मशीन, ये सब फिक्स्ड कैपिटल में आती हैं। नेक्स्ट इज़ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको लॉन्च कौन करता है? सीएसओ। ये हमारी क्या दिखाता है? रियल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है? नेक्स्ट इज़ स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो आप देखेंगे कि 17% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है और वर्ल्ड का इंडिया 3% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस 11.4% ऑफ द वर्कफोर्स हमारी जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड है। और इंपॉर्टेंट क्या हो गया है कि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है, ये लेटेस्ट न्यूज़ है। इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। अब सेमीकंडक्टर के लिए इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो डिस्प्ले फैब्रिकेटेड स्कीम है, डिस्प्ले फैब स्कीम है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की 50% कॉस्ट है, उसके अंदर हम सब्सिडी देंगे सो दैट इंडिया के अंदर एलसीडी और एमोलेड डिस्प्ले जो है बन पाएँ। अब इसके अंदर भी सेम अलग-अलग है, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव भी है कि नए-नए स्टार्टअप्स हैं, उनको क्या करेंगे हम 15 करोड़ पर कंपनी हम प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो नए इनोवेटिव डिज़ाइन के साथ बाहर आएँ और उनको रजिस्टर करा पाएँ। ठीक है? एक इनिशिएटिव इसके अंदर ये है, स्किल्ड मैनपावर एंड एडवांस रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्मार्ट। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंजीनियर्स को हम ट्रेन करेंगे। जैसे स्किल इंडिया मिशन के अंदर हम अनएजुकेटेड और जो अनस्किल्ड लेबर है उसको ट्रेन कर रहे हैं, इनके अंदर इंजीनियर्स को ट्रेन करेंगे। चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम, इसके अंदर क्या करेंगे, मैन पावर को ट्रेन करेंगे सो दैट नए डेवलपमेंट ऑफ चिप्स हो पाए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ मिटी का है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी हैं उसको हम बूस्ट करेंगे, उनका प्रोडक्शन को बूस्ट करेंगे सो दैट, बिकॉज़ आप देखेंगे हम मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं
और हम आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव अचीव करना चाह रहे हैं, इसलिए हम ये सब इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें अलग-अलग चीज़ें हैं, बट आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मेन पर्पस है, कौन सी मिनिस्ट्री है, उससे ज़्यादा प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आप एक बार माइंस एंड मिनरल्स एंड डेवलपमेंट एक्ट है, एमएमडीआर एक्ट है, उसको यूपीएससी इम्पोर्टेंट है, तो उसके की फीचर्स जो हैं आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? अब इस बार जो अमेंडमेंट जो आया है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये कुछ अमेंडमेंट में कुछ की डिटेल्स हैं। इनके साथ एक बार गो थ्रू कर लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप जाएँ एमएमडीआर एक्ट है, उसको एक बार उसकी डिटेल्स को पढ़ लेंगे। अब एमएमडीआर एक्ट के अंदर एमएमडीआर इज़ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर ही बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। अब देखिए माइंस से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। अब माइंस से जब पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, ठीक है? ये क्या है, नॉन प्रॉफिट स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब इसको क्या है कि कहाँ हेल्प करेगी, जब माइनिंग अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर, ठीक है? अब एज़ पर एमडीआर एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी किसके लिए? फंक्शनिंग के लिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस के लिए, रूल्स बनाना इनका काम है। अब इसमें अंदर क्या होगा कि जो भी 10% ऑफ रॉयल्टी आएगी और 30% ऑफ रॉयल्टी 2015 से पहले वाली जो लीज़ दी गई थी और 10% जो अभी वाली लीज़ हैं, उनका शेयर कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या करेगी? वो पीपल की वेलफेयर के लिए उसको यूज़ करेगी, जो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं किससे? मिनरल्स के पॉल्यूशन से। अब इसके अंदर देखिए मायने की जो जुरिडिक्शन है, यूनियन लिस्ट के अंदर भी आती है, इसके अंदर भी आती है, दोनों के अंदर आती है। तो अगर यूनियन ने अगर बना दिया है, तो फिर सेंटर का लॉ उस पे प्रिवेल नहीं करेगा। अब मिनरल जो अथॉरिटी है, उसके अंदर आप देखिए कि नोटिफ़ाई करना एनी मिनरल की माइनर मिनरल एंड ऑल है, वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट इसके रिलेटेड रूल्स जो होंगे कि कैसे करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कहाँ है, वो सारा कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की जुरिडिक्शन किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, बट इसका डे टू डे का काम कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट देखता है, ठीक है? नेक्स्ट इज़ प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ये किस एक्ट के अंदर आई है? एमएमडीआर एक्ट 1957 के अंदर आई है, ठीक है? अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि 70% जो फंड है, ठीक है? वो क्या कर रहे हैं? अलॉट किए जाते हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और 30% हो रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए जाते हैं। ये फंड कहाँ से आ रहे हैं? जो अभी हमने देखा था रॉयल्टी से, 10% 15% रॉयल्टी से आ रहे थे। अब इसमें क्या है, 70% ऑफ द फंड डायरेक्टली कहाँ होने चाहिए? जो माइनिंग से अफेक्टेड एरियाज़ में उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है? जबकि 10% हमेशा साइड में रखे जाते हैं, सो दैट इन केस कि कोई जो लोग हैं, जो माइनिंग से अफेक्ट हो रहे हैं, या फिर वहाँ पे माइनिंग की वजह से वहाँ पे लैंड का डिग्रेडेशन हो जा रहा है, तो एग्रीकल्चर से लोग बाहर जा रहे होंगे, तो उनका लाइवलीहुड जनरेट करने के लिए बाकी 10% फंड रखे जाते हैं। अब इंडिया के अंदर कुछ की एटॉमिक मिनरल्स हम देखेंगे, तो उसके अंदर आप देखिए जो यूरेनियम है, उसका आप देखेंगे कि पहली ऐसी माइन है जो हाथ से हम कमर्शियल यूज़ के लिए यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये कौन सी माइन है? जादूगोड़ा माइन है। कहाँ लोकेटेड है? झारखंड के अंदर, ये देख रहे हैं आप। अब इंडिया के अंदर आप देखेंगे यूरेनियम के बहुत लिमिटेड स्कोप है हमारे पास, बट जो मोनाज़ाइट सैंड है उससे हम क्या निकालते हैं? थोरियम। और इंडिया के आप देखेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स हमारे पास हैं, स्पेसिफिकली हम देखेंगे केरला एंड ओडिशा कोस्ट पे। नेक्स्ट इज़ एल्यूमीनियम एंड कॉपर। अब देखिए बॉक्साइट जो है, वो क्या है? ओर किसकी है? एल्यूमीनियम की। अब एल्यूमीनियम देखिए सबसे अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट के अंदर, बहुत लाइट होता है, कोरोजन से रेजिस्टेंस होता है, देखिए थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ इसकी अच्छी होती हैं। यही रीज़न है कि आप देखेंगे इवन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में उनकी बॉडी में भी हम एल्यूमीनियम को यूज़ कर लेते हैं। आप देखेंगे ओडिशा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और वर्ल्ड ओवर चाइना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर रिज़र्व वाइज़ देखेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा रिज़र्व्स हैं कहाँ? राजस्थान के अंदर हैं। और मेजर माइन्स को देखेंगे हम, तो चिंगबुम की कॉपर बेल्ट, केथरी माइन्स ऑफ राजस्थान एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट एमपी के अंदर है। नेक्स्ट इज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है? इसके अंदर बस इसके अंदर इतना ही जानना है कि नया हमको ऑयल एंड गैस रिज़र्व मिला है कहाँ? अंडमान आइलैंड के आस-पास, श्री विजयपुरम 2 वेल के पास। इससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत कुछ है नहीं उसमें, ज़्यादा नहीं उसमें नहीं है। अब कोल सेक्टर में हम देखेंगे कि इंडिया के पास लार्ज क्या है? वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कोल रिज़र्व है, ठीक है? और जो हाईएस्ट कोल रिज़र्व है इंडिया में, झारखंड में आता है, और इंडिया के पास हाई क्वालिटी कोल नहीं है। अब देखिए इसका रीज़न क्या है कि वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का कोल जो भी बना है वो कार्बोनिफेरस एरा में बना है, और इंडिया का जो कोल है वो गोंडवाना टाइम्स में बना है। कैसे बना है? रिफ्टिंग से। रिफ्टिंग कहाँ हुई थी? महानदी, गोदावरी, दामोदर, सब रिवर्स में। तो जब रिफ्टिंग हुई होगी, मतलब रिफ्ट क्या होता है? उस किसी पार्ट का सबमर्ज हो जाना। तो उसके ऊपर जो फॉरेस्ट है वो भी सबमर्ज हो गए होंगे। लॉन्ग टाइम में उनके ऊपर सेडिमेंट डिपॉज़िट हुए हैं। उसके थ्रू वो जो ऑर्गेनिक मटीरियल है वो कोल में कन्वर्ट हो गया। सिंस हमारा कोल रिसेंट टाइम का है, रिसेंट ओरिजिन का है, तो बहुत अच्छा इसके अंदर आप देखेंगे क्वालिटी का नहीं होता, इसमें सल्फर कंटेंट कम होता है, लेकिन हाई क्वालिटी लो एश एंड लो सल्फर कोल हमारा जो नहीं है, इसके अंदर सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, एश ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। कुछ और इनिशिएटिव देखेंगे कोल के लिए, तो शक्ति स्कीम है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो कोल के ब्लॉक्स हैं उनको एलोकेट करने के लिए, पहले क्या था बहुत धांधली होती थी, अब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्कीम को लाया गया है, सो दैट हम प्रॉपर क्राइटेरिया के बेसिस पे इनको एलोकेट करेंगे, ठीक है?
एक माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट में देख ही चुके हैं, इसके अंदर कि कैसे लीज़ पे दिया जाएगा, कितने साल के लिए दिया जाएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि कमर्शियल कोल माइनिंग जो है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कर दिया है कि वो कमर्शियल यूज़ के पहले क्या होता था गवर्नमेंट बताती थी तुमको कोल प्रोड्यूस करके किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अब इस कोल माइनिंग के अंदर कमर्शियल कोल माइनिंग 2020 में जो आया है उसके अंदर ये है कि आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो गवर्नमेंट नहीं बताएगी। आपको बस लीज़ दिया जाएगा, आप प्रोड्यूस करिए और जो करना है करिए, ठीक है? अब कोल मिनिस्ट्री ने क्या किया है एक रिक्लेम फ्रेमवर्क स्टार्ट किया है। इसके अंदर क्या है कि जो भी माइन्स हैं, उनका क्लोज़र हो गया है, उनको हम क्या करेंगे दोबारा से उनके माइन का क्लोज़र है उसको क्या करेंगे मतलब उसकी वजह से कोई पॉल्यूशन ना हो, जो है प्रॉपर्ली क्लोज़ हुआ है कि नहीं, वो माइन कोलैप्स ना कर जाए, उससे वहाँ पे क्या हो जाएगा अर्थक्वेक आने के चांस होते हैं। उन सब से डील करने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है? अब आप देखेंगे नई स्टील पॉलिसी आई है, तो स्टील के अंदर आप देखेंगे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील कौन है? इंडिया, चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट और स्पॉन्ज आयरन का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट इंडिया का आयरन आप देखेंगे कोल और आयरन दोनों लो ग्रेड के हैं। इंडिया के अंदर आप देखेंगे ओडिशा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, ठीक है? अब पीएम मित्रा स्कीम में देखिए टेक्सटाइल पार्क्स बना रहे हैं। टेक्सटाइल पार्क्स बना रहे होंगे, एक ही मतलब एक पार्क बना रहे हैं जिसके अंदर आप कपड़े के धुलाई से लेके, कपड़े के प्रिंटिंग से लेके, उसकी स्टिचिंग से लेके सब चीज़ एक ही पार्क के अंदर होगा और फाइनल गुड निकल के बाहर आएगा, ठीक है? तो इसका पर्पज़ यही है, ठीक है? ये कैसे चलेंगे? पीपी मॉडल से चलेंगे। कहाँ-कहाँ बना रहे हैं एक बार आप देख सकते हैं। इसके अंदर 800 करोड़ पर पार्क दिया जाएगा ग्रीनफ़ील्ड के लिए और 500 करोड़ ब्राउनफ़ील्ड के लिए। ग्रीनफ़ील्ड मतलब क्या है? स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब वहाँ कुछ नहीं था, पूरा खेत था, उसमें बना रहे हैं। ब्राउनफ़ील्ड मतलब वहाँ बिल्डिंग वगैरह थी, बस उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम, इसमें टेक्सटाइल पार्क में। तो इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है चाइना के बाद। अब देखेंगे मोस्ट चीज़ में हम सेकंड ही आ रहे हैं आफ्टर चाइना। एम्प्लॉयमेंट में भी ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है आफ्टर एग्रीकल्चर है और इंडिया की 80% जो भी कैपेसिटी है वो कहाँ से आ रही है? एमएसएमई सेक्टर से। अब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स क्या होते हैं? भई देखिए कोई भी कंट्री है, अगर उसको इंडिया में आना है तो बोलेगी कि आपके रूल्स अलग हैं, लेबर लॉस हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें एफडीआई नहीं आएगी। तो फिर गवर्नमेंट क्या बोलेगा? हम एक एरिया ऐसा देंगे जिसके अंदर आपको इंडिया का कोई भी रूल नहीं लगेगा, आप अपने हिसाब से वहाँ प्रोड्यूस करिए और एक्सपोर्ट करिए। इसका पर्पज़ क्या होगा कि आप समझिए कि वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, एफडीआई आएगी। तो इसलिए हमको स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाए जाते हैं। अब देखिए हॉलमार्क क्या है कि देखिए अब कोई बोल रहा है 24 कैरेट गोल्ड है, तो भाई इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो अगर उसके ऊपर हॉलमार्क होगा, तो हम बता पाएँगे कि हाँ भाई ये 24 कैरेट का गोल्ड का हॉलमार्क है उसके ऊपर। ये कौन हॉलमार्क लगाएगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट इज़ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है? क्वालिटी मेज़र करती है हर चीज़ की क्वालिटी के लिए अगर कोई भी इश्यू है, तो ये बट ये क्या है कोई भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती, किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गनाइज़ेशन है। किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है ये? डीपीआईआईटी के अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट इज़ हाई इम्पैक्ट एरियाज़ में मेडिटेक मिशन मतलब इसमें क्या हो रहा होगा हम वहाँ पे क्या कर रहे होंगे मेडिकल टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने की बात कर रहे होंगे, नेशनल अनुसंधान सेंटर बनाने की बात कर रहे होंगे इस मिशन के अंदर। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। तो दैट इज़ ऑल। अब आप अगर चाहते हैं कि अगली पीटीवी आए तो प्लीज़ आप इसमें कमेंट करिए और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। थैंक यू।